गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कल की कक्षा के कुछ आप लोगों की सुझाव थे, कुछ आप लोगों ने सर को बताया था, कमेंट आए थे, बहुत सारे निगेटिव कमेंट आए थे। तो सबसे पहले बता दूं कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि एसएससी की तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आपको बता दूं कि जो भी आप, क्योंकि आपका है प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से चल रहा है, आप देखेंगे मुख्य परीक्षा की दृष्टि से यदि आप देखेंगे जो भी पढ़ाया गया है सबको, मानसून यदि हम उदाहरण ले लें तो 8 वीडियो में पढ़ाई गई। 8 वीडियो लगभग 8 घंटे आपके चले हैं, तब जाके मानसून खत्म हुआ है। तो जहाँ पे मुख्य परीक्षा की दृष्टि से चीज़ें हैं वहाँ पे बहुत डिटेल में कराई गई हैं, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से थी। तो हम मान के चलते हैं कि आप रिवीजन करके आए हैं, आप एक बार तैयारी करके आए हैं और उसके आधार पे हम चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। और अगर ये सोचे कि मैं नया नया कोई पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा नहीं है। 2 बार मैंने भी आईएएस का इंटरव्यू दिया है, ठीक है, तो अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाया। तो जो मेरा अनुभव है उसी आधार पे मैं आपको प्रारंभिक परीक्षा की चीज़ें दे रहा हूँ। तो अगर ये आप समझते हो कि नया नया मैं हूँ, इस वजह से चीज़ें इस तरह चल रही हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है, ठीक है। हो सकता है पढ़ाने का तरीका सबका अलग हो सकता है जिससे आप कंपेयर कर रहे हो हमें, हो सकता है वो मेरे से बेहतर करते हो, ठीक है। तो किसी दूसरे से कंपेयर करना जो है वो थोड़ा सा अभी, क्योंकि यदि हम देखें तो दूसरे से कंपेयर नहीं किया जाता, सबकी शैली जो है अपनी अलग अलग होती है, सारी चीज़ें अपनी अलग अलग होती हैं, तो उस आधार पे चीज़ों को लेकर चलना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे प्री के लिए पढ़ाया जा रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि आप तैयारी करके आए हैं, आप अच्छे से पढ़ कर आए हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका रिवीजन हो रहा है, नहीं तो कौन सा ऐसा विषय है जिसको आप 5 दिन में समाप्त कर सकते हो, ठीक है। यदि आप नदी घाटी की बात करें, बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात करें, पर्वतों की बात करें, ये पूरा एक दिन का 2 से 3 घंटे की क्लास होती है, तब जाके एक टॉपिक आपका समाप्त होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही सप्ताह में 6 दिन के अंदर आपको पूरे भारत का भूगोल जो है उसको समाप्त करना है। तो निश्चित रूप से चीज़ें जो है हम ये मान के चलते हैं कि आप तैयारी करके आए हुए हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को कमी लगती है तो कोई बात नहीं, कल की जो कक्षा है उसका एक बार फिर से हम आपको रिवीजन करा देते हैं। और साथ ही साथ आपको जो रटाने का प्रयास है, वही कमी है कि यहाँ पे रटाते नहीं। हम मान के चलते हैं कि आप घर पे जाएंगे, चीज़ों को करते होंगे, नहीं करते। मैप की आपका इशू था कि मैप आपका स्पष्ट नहीं दिखता है जो पीडीएफ में होता है, तो कोई बात नहीं, मैप नहीं दिखता है, मैप के लिए आज से दूसरी तरीके से हम लाए हैं और निश्चित रूप से ये आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, चीज़ें आपको यहाँ पे स्पष्ट मिल रही होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने कल पढ़ा था उसी का हम रिवीजन कर लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा था, जिसको आपका इशू है वो आपका दूर हो जाए, सबसे पहले हमने देखा था कल कि जम्मू कश्मीर से हमने अपनी शुरुआत की थी और जम्मू कश्मीर में कुछ पहाड़ियों के बारे में हमने देखा था। कौन कौन से आते हैं इसमें हमने देखा कि सबसे पहले काराकोरम रेंज आती है, इसके बाद लद्दाख रेंज आपको देखने को मिलती है, इसके बाद जैस्कर रेंज देखने को मिलती है और लास्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिलती है पीर पंजाल, और ये आपकी है धौलाधर रेंज, और लास्ट में आपकी आती है शिवालिक। तो इनका क्रम भी हमने देखा था, जो पीडीएफ आपको दी गई थी उसमें भी चीजें दी हुई थी। और आपको मैंने लाइन में नोट भी, यदि आपने पीडीएफ देखा होगा कल जाके तो आपने देखा होगा क्रम से चीजें नोट भी कराई हैं कि उनका उत्तर से दक्षिण क्रम क्या होता है या पूर्व से पश्चिम क्रम क्या होता है, तो ये आपको बताया गया है। तो इसमें यदि हम आप देखें तो कल आपने पढ़ा था, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले आपका आता है काराकोरम, काराकोरम के बाद पहला आपका हो गया काराकोरम, दूसरा आपका हो गया लद्दाख, इसमें आप देखेंगे लद्दाख रेंज ये आपकी है, तीसरा आपका हो गया जैस्कर, जैस्कर के बाद चौथा आपका आता है पीर पंजाल, और इसके बाद धौलाधर और शिवालिक, ये आपकी रेंज आती है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि ये जो जैस्कर श्रेणी है इस बार महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन हुआ था और जो अभी अभी समाप्त हुआ है, और सबसे ज्यादा इसमें जो पदक जीते हैं वो जम्मू कश्मीर ने जीते, ठीक है। सबसे ज्यादा जो पदक तालिका में जो शीर्ष पर है वो जम्मू कश्मीर है। इसके बाद यदि हम देखें तो पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक आपने देख लिया, और शिवालिक रेंज का ही विस्तार ये आप देखते हैं। फिर इसके बाद पीर पंजाल रेंज का आप विस्तार देखते हैं। इसके बाद हमने कुछ पर्वतों के बारे में देखा था, जैसे हमने देखा था गार्डबिन आस्टिन, और गार्डबिन आस्टिन के साथ साथ 2 और पर्वतों का जिक्र हमने किया था। एक आपका था दाहिने साइड पे, एक बाएं साइड पे, क्या क्या नाम थे इनके? हाँ, मासेरब्रुम और गासेरब्रुम, 2 पर्वत हमने देखे थे इसके संदर्भ में। इसके साथ साथ हमने देखा था कि जब जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में आपको नागा पर्वत देखने को मिलता है।
बाकी के जो 3 चोटियां थी इसको हमने लद्दाख रेंज के अंतर्गत, लद्दाख के अंतर्गत देखा था। इसके बाद हम चले गए थे उत्तराखंड के क्षेत्र पर, और उत्तराखंड के क्षेत्र पर हमने नंदा देवी को देखा था, और नंदा देवी के पास में भी हमने 2 से 3 चोटियां आपको बताई थी जो आपको याद होनी चाहिए। और उसके साथ साथ यदि हम देखें, नंदा देवी आपकी यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ हमने नेपाल के बारे में देखा था, और नेपाल में 4 से 5 चोटियों की हमने चर्चा किया था। 4 से 5 चोटियों की जो हमने चर्चा किया था, उनमें सबसे पहले हमने आपको बताया था कि यहाँ पे आपका माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट के आसपास 2 चोटी मैंने आपको बताई थी। एक आपका हो गया मकालू, दूसरा कौन सा बताया था? दूसरा कौन सा बताया था? रिवीजन नहीं हुआ है। कल आपको बताया गया था कि माउंट एवरेस्ट, इस तरह से आपका मैप मिला था, इसमें आपका माउंट एवरेस्ट था, एक तरफ यहाँ पे मकालू थी, दूसरे तरफ कौन सी चोटी थी? मतलब एक लोगों के अलावा, देखिए अभी यहाँ से भी कमेंट नहीं आ रहे हैं, ठीक है, आप पढ़ोगे नहीं। कल आपको बताया गया, आपने इसको देखा नहीं कि कौन कौन से बताया गया है, लेकिन वही है कि यहाँ पे आपको बताया गया था गौरी शंकर, ठीक है, गौरी शंकर बताया गया था, और यहाँ पे आपका ये आ गया मकालू। तो इसमें देखो गौरी शंकर का नाम नहीं दिया हुआ है, कहीं कहीं मैप यदि आप देखेंगे तो दिया हुआ है। नेपाल का मैप ओपन करेंगे तो ये चीजें आपको मिल जाएंगी। यदि आप सोचें कि भारत का मैप खोलेंगे उसमें ये पहाड़ियां मिलेंगी, तो नहीं मिलेंगी, आपको नेपाल का मैप ओपन करना पड़ेगा। और नेपाल के मैप जब आप ओपन करते हैं तो 4 से 5 ये पहाड़ियां आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद हमने देखा था कंचनजंगा के बारे में, और हमने ये भी देखा था कंचनजंगा के बाद नामचा बरवा के बारे में। और आप जानते हैं नामचा बरवा क्यों चर्चा में रहता है? क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है उसी के बाद से जो है वो भारत में प्रवेश करती है। यहाँ आप देख रहे होंगे ये नदी आपकी, इसी के बाद से ये नदी के सहारे भारत में प्रवेश करती है। तो नामचा बरवा इसलिए भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद यदि हम देखें तो और हमने क्या देखा था कल की कक्षा में? पर्वतों के बारे में हमने देखा था, तटीय पर्वतों के बारे में, चाहे हम पूर्वी घाट की बात करें या पश्चिमी घाट की बात करें। तो हमने पूर्वी घाट में जो देखा था वो था हमने महेंद्रगिरी, ठीक है। महेंद्रगिरी के बाद इसमें यदि देखें तो सारे नाम नहीं दिए हुए हैं, लेकिन महेंद्रगिरी के बाद दूसरी चोटी कौन सी थी जो आपको बताई गई थी? महेंद्रगिरी पहला था। महेंद्रगिरी के बाद दूसरी पहाड़ी दी हुई है नल्ला मलाई, दिया हुआ है, ठीक है। नल्ला मलाई के बाद आपकी है जावेदी की पहाड़ियां, इसके बाद आपकी सेवराय की पहाड़ियां। ये आपको कल क्रम रटाया गया था और बताया भी गया था कि ये क्रम आप याद कर लीजिए, इनका उत्तर से दक्षिण का एक क्रम बनता है। सबसे पहले महेंद्रगिरी से शुरुआत होती है, इसके बाद नल्ला मलाई, और एक अभ्यास प्रश्न भी आपको इसमें दिया गया था जिसमें नल्ला मलाई और आपकी नीलगिरी, अनाईमुड़ी और और एक काडरमम पहाड़ियां या इलायची की पहाड़ियों से संदर्भित प्रश्न था, इनको क्रम में लगाने का। तो इसमें यदि हम देखें तो सबसे पहले आपका आ जाता है महेंद्रगिरी से शुरुआत होती है, नल्ला मलाई हिल, जावेदी की पहाड़ियां, सेवराय की पहाड़ियां, और इसके बाद आप देखेंगे कि अन्नामलाई की पहाड़ियां, ठीक है। और एक प्रश्न आपने यह भी देखा था कि किस स्थान पर जो आपका पूर्वी घाट है, जो आपका पश्चिमी घाट है, किस स्थान पर एक दूसरे से मिलते हैं? तो आपने देखा था कि जो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं वो नीलगिरी पे मिलते हैं। नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं उसी स्थान पर आपने देखा था कि दो पश्चिमी घाट हो गया या पूर्वी घाट पर्वत हो गया, दोनों आपस में आकर मिलते हैं। इसके बाद फिर हमने बहुत सारे दर्रों के बारे में देखा था, जैसे थाल घाट हो गया, भोर घाट हो गया, पाल घाट हो गया और सेनकोट्टा गैप हो गया। इनके बारे में हमने देखा था, जिनमें हमने देखा था कि 2 दर्रे जो आपके थाल घाट और भोर घाट है ये तो आपके महाराष्ट्र में पड़ते हैं, बाकी का पाल घाट आपका ये केरल में पड़ता है, और सबसे लास्ट में आपका सेनकोट्टा गैप देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हमने देखा था कि किस प्रकार से पश्चिमी घाट में ये जो पर्वतों का क्रम है ये आता है। तो इसमें सबसे पहले हमने देखा था कि सतमाला रेंज है, सतमाला रेंज के बाद से ही इसकी शुरुआत होती है, और सबसे पहले कलसूबाई आता है जो हरिश्चंद्र नामक पहाड़ी में स्थित है। कलसूबाई के बाद हमने क्या देखा था? महाबलेश्वर देखा था। महाबलेश्वर के बाद बाबा बुदन की पहाड़ियां हमने देखा था, ठीक है। तो बाबा बुदन इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन महाबलेश्वर के बाद आपने बाबा बुदन देखा था। बाबा बुदन के बाद 2 पहाड़ियां और आपको बताई गई थी बीच में, नीलगिरी पे आने से पहले 2 पहाड़ियां और आपको बताई गई थी। कौन कौन सी? कौन कौन सी पहाड़ियां और बताई गई थी? जो आपका क्रम था, जो आपको पीडीएफ मिली है, उस पीडीएफ में भी क्रम दिया हुआ था कि सबसे पहले आप शुरुआत करोगे महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर के बाद बाबा बुदन की पहाड़ियां, और बाबा बुदन के बाद आपको 2 पहाड़ियां और बताई गई थी। कल की जो पीडीएफ है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ उत्तर से दक्षिण का क्रम दिया हुआ है, ठीक है। अब आप पढ़ के नहीं आ रहे हैं जी। काडरमम तो बहुत सबसे लास्ट में आता है सर। ब्रह्मगिरी, ठीक है, एक आपने बताया ब्रह्मगिरी, और
ब्रह्मागिरी सही है। इसके बाद और एक और था, कार्डमम की पहाड़ियां तो सबसे लास्ट में आती हैं, ठीक है। कुद्रेमुख, जी हाँ, ब्रह्मागिरी, कुद्रेमुख, इसके बाद आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां शुरू हो जाती हैं और सबसे लास्ट में आपको अनाईमुड़ी और आप नीचे चले जाते हैं। और लास्ट में भी यहाँ पे आपको महेंद्रगिरी मैंने बताया था कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो कहने का मतलब है जो आपकी पीडीएफ दी गई थी आपने उसको अच्छे से पढ़ा नहीं है और पढ़ने की जरूरत थी, ठीक है। आपको अगर लगता है कि उसमें कुछ काम का नहीं है तो ये आपकी गलतफहमी है। आप जो है कोई भी पुस्तिका उठा के देख लीजिए जिसमें विगत वर्षों के प्रश्न हो, आपकी जो गलतफहमी है वो दूर हो जाएगी, ठीक है। चाहे आपके पास पूर्वालोकन हो, इसके अतिरिक्त पूर्वालोकन नहीं है तो आप यूपीएससी की साइट से डाउनलोड कर लीजिए प्रश्नों को, वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है, कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और जब तक आप प्रश्न नहीं देखते हैं विगत वर्षों के, तब तक आप अनुमान नहीं लगा सकते कि क्या चीजें आपको पढ़नी है, क्या चीजें आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद इस क्रम को हमने देख लिया और इसकी चर्चा भी, इसकी पिक भी वहां पे लगाई हुई थी, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कल की चर्चाएं अभी हो रही हैं। इसके बाद प्रायद्वीपीय पर्वत की पहाड़ियों की बात हुई थी और उसमें मैंने दो बताया था। एक मैंने बताया था कि सतपुड़ा रेंज का किस प्रकार से उनका क्रम बनता है पश्चिम से पूर्व। सतपुड़ा रेंज के साथ मैंने दूसरा क्रम आपको बताया था कि जो और अवशिष्ट पहाड़ियां हैं वो किस प्रकार से क्रम बनाती हैं। तो यहाँ पे सतपुड़ा रेंज की यदि हम बात करें तो सतपुड़ा रेंज के बारे में सारी जानकारियां यहाँ पे जो भी पहाड़ियां मैंने आपको बताया है वो यहाँ पे पूरी दी नहीं हुई है, तो उसके लिए आपको पीडीएफ को ही देखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें यदि हम देखें तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, सबसे लास्ट में आपको याद रखना है ये जो तमिलनाडु वाला पार्ट है ये लगातार चर्चा में रहता है। जैसे यहाँ देखिए बाबा बुदन आ गया, ठीक है, महाबलेश्वर, बाबा बुदन, ब्रह्मगिरी और नीलगिरी, अनाईमुड़ी। इसके बाद अन्नामलाई में यदि हम देखें तो अनाईमुड़ी आ जाता है, नीलगिरी में देखें दोदाबेट्टा आ जाता है और सबसे लास्ट में आपने देखा था कार्डमम या इलायची की पहाड़ियां। तो इन पहाड़ियों के बारे में कल की चर्चा हुई है नहीं, यदि ये समझ में आ रहा है तो इसमें कुछ समझाने की बात है नहीं, इसमें सिर्फ क्रम है। अब यदि आप सोचें कि यहाँ पे इनकी उत्पत्ति के बारे में बताया जाएगा तो वो आपका प्लेट विवर्तन की आ जाता है और यदि उसमें जाते हैं तो 1 से 2 कक्षा तो यहीं पे समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या याद रखना है, प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से इनका क्रम पूछा जाता है, क्रम आपको याद होना चाहिए, बाकी की चीजें यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे आपकी कल की पीडीएफ में जो पूर्वी घाट पर्वत का क्रम दिया है, पश्चिमी घाट पर्वत का क्रम दिया है, उसको आप रट जाइए, हमेशा हमेशा के लिए आपकी जुबान पे होना चाहिए। और जो आपको सतपुड़ा रेंज के बारे में मैंने बताया था कि किस प्रकार से सतपुड़ा रेंज का विस्तार पश्चिम से पूर्व जाने पर हमें मिलता है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कल की कक्षा में हमने देखा था तटीय पर्वत श्रेणियों के बारे में और इसमें हमने तटों के बारे में बात किया था, तो तटों को एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तटों में यदि हम देखें, सबसे पहले हमने देखा था जैसे एक प्रश्न भी था, मालाबार तट से संबंधित एक प्रश्न भी था, ठीक है। अब इसमें तटों में यदि हम देखें तो अलग अलग क्षेत्र विशेष के अलग अलग तट हैं। जैसे यदि हम बात करते हैं गुजरात रीजन की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि गुजरात रीजन में जो आपका तट है वो आपका है कठियावाड़ तट। और आपने ये भी देखा था कि अंडमान निकोबार के बाद यदि सबसे ज्यादा तटीय सीमा किसी की है तो किस राज्य की है, गुजरात राज्य की है। ये भी कल की कक्षा में आपने देखा था, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कोंकण तट। कोंकण तट किनको कहते हैं, किन राज्यों के बीच विस्तारित है, गोवा और महाराष्ट्र के बीच विस्तारित है। इसके बाद यदि हम देखें कनारा तट, ये आपका हो गया कर्नाटक में और मालाबार तट ये आपका हो गया केरल में। तो आपको क्या तैयार रहना है आगे के लिए कि इनके नाम तो पूछे जाते हैं, इनका क्रम भी देके पूछा जा सकता है कि काठियावाड़ तट दे दिया, कोंकण, कनारा और मालाबार तट इनको दे दिया कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं या दक्षिण से उत्तर के क्रम में लगाएं। तो तटों को इस प्रकार से आपको याद रखने की जरूरत है। इसके बाद यदि हम देखें पूर्वी भाग में आते हैं तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है उत्कल तट, ठीक है। उत्कल तट के बाद भी हमने देखा था पश्चिम बंगाल में, कौन सा था, पश्चिम बंगाल के तट को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बंग तट, बेंगा तट आपने देखा था, ठीक है। तो इसके बाद आपका आता है उत्कल तट और उत्कल तट के बाद आपने देखा उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार क्या हो गया, आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है वो आपका हो गया उत्तरी सरकार तट के अंतर्गत। और सबसे लास्ट में आपका आ जाता है कोरोमंडल तट जो आपका तमिलनाडु से संबंधित है। तो तटों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जी हाँ, बेंगा तट, ठीक है। तो तटों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, पहाड़ियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और मैप में इनका क्रम आपको पता होना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से सिर्फ और सिर्फ क्रम महत्वपूर्ण है, तो क्रम आपको पता होना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आता है।
हाँ, और क्या पूछा जा सकता है, जैसे अभी उत्तराखंड में तबाही आई थी, ठीक है, एक प्रकार से हमने देखा, तो कौन सा वहां पे जल विद्युत संयंत्र था जो नष्ट हुआ है, ताप कौन सा था? एक संयंत्र था, निर्माणाधीन था, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था उस आपदा के दौरान, वो कौन, उसका नाम क्या था? ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर उत्तराखंड में इस तरह की कोई आपदा आई है तो उत्तराखंड रीजन आपके लिए महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड से संबंधित पहाड़ियां, उत्तराखंड से संबंधित जल विद्युत परियोजनाएं, उत्तराखंड से संबंधित राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड से संबंधित वन्य जीव अभ्यारण्य, तो इस तरह से कहने का मतलब है, जी हाँ, तपोवन, बहुत अच्छा, ठीक है, तपोवन एनटीपीसी का प्रोजेक्ट था जो नष्ट हो गया पूरी तरह से। तो कहने का मतलब है कि जब आप समसामयिक को, अपने करंट को जो है विषय के साथ जोड़कर चलेंगे तो यूपीएससी के भी जो प्रश्न होते हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं। यदि आप करंट को नहीं जोड़कर चलेंगे तो यूपीएससी के प्रश्न आपसे नहीं होंगे, कितने भी आप बेसिक करके जाएं। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें यूपीएससी में नहीं पूछी जाती। यूपीएससी में क्या पूछा जाए, कोई भी रीजन यदि चर्चा में है तो वो यदि आपके इतिहास से जुड़ता है तो उस संबंध में आपको इतिहास का ज्ञान होना चाहिए, भूगोल से जुड़ता है उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। जैसे इन दिनों यदि आप देखें, बहुत कम लोग आप देखते होंगे, सुनते होंगे, अभी प्रधानमंत्री ने टॉय से संबंधित एक वो चल रहा है, आपका सेमिनार चल रहा है, वेबिनार चल रहा है, खिलौने से संबंधित, खिलौना विनिर्माण क्लस्टर की बात हुई है, प्रधानमंत्री ने बोला है, और वो लगातार 1 सप्ताह का वो समारोह है, वो चल रहा है। तो अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यहाँ खिलौने से क्या संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। भैया, अलग अलग राज्य के अलग अलग खिलौने होते हैं। जैसे एक है चन्ना पटन्ना, ठीक है, अब चन्ना पटन्ना का जो खिलौना है वो चर्चा में था, उसकी चर्चा प्रधानमंत्री ने खुद किया था, ठीक है, अपने मन की बात के कार्यक्रम में भी एक बार इसकी चर्चा किया है। तो अब ये किस रीजन से आता है, कर्नाटक के किस रीजन से आता है, और यदि उस क्षेत्र विशेष में भौगोलिक स्थिति उसकी क्या है वो आपको पता होना चाहिए, किस प्रकार की जनजातियां रहती हैं वो पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब है, समसामयिक संदर्भों में जो चल रहा है उस पर यदि आप नजरें बनाए हुए रखते हैं तो निश्चित रूप से आप भूगोल के प्रश्न यूपीएससी के कर सकते हैं। यदि समसामयिक संदर्भों में नहीं पकड़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप भौतिक भूगोल के प्रश्न कर सकते हैं, ना आपसे भारत का भूगोल हो पाएगा, ना आपसे विश्व का भूगोल हो पाएगा, क्योंकि कथन वाइज होता है, और कोई भी एक कथन समसामयिक से जोड़कर दे दिया गया तो निश्चित रूप से उससे आपका नुकसान होता है। ठीक है, तो समसामयिकी को अच्छे से लेकर चलना है, प्रत्येक दिन समाचार पत्र पढ़ना है। समाचार पत्र नहीं मिलता है तो पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट है, उस पर आपको जाना है, हिंदी चूज करना है, और आपको सभी मंत्रालय प्रत्येक दिन आप सायंकाल में जाया करें, प्रत्येक मंत्रालय में क्या क्या घटनाएं हुई हैं वो सारी घटनाक्रम उसमें दी होती है, किस मंत्रालय द्वारा कौन सा कार्य किया गया है, कोई यदि राजनयिक आए हैं या भारत के कोई राजनयिक बाहर गए हैं, कोई भी इस तरह का जो भी आपका वैश्विक या राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य के स्तर पे कुछ भी घटनाक्रम होता है वो आपको वहां पे मिल जाता है। दूसरी साइट आपको ऑल इंडिया रेडियो को जाना चाहिए। ऑल इंडिया रेडियो पर यदि आप जाते हैं तो आप राज्यवार में क्या चल रहा है वो भी आप देख सकते हैं। तो समाचार पत्र भले ही आप नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन पीआईबी हो गया, ऑल इंडिया रेडियो, 2 पे जरूर जाना है। दोनों वेबसाइट हैं, सुगमता से आप जा सकते हैं, आसानी से आप किसी भी भाषा में उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे जाइए, प्रतिदिन जाइए, और आप देखेंगे प्रतिदिन आपको 7 से 5 जो है प्रेस नोट वहां पे देखने को मिलेंगे अलग अलग मंत्रालयों के, तो वो आपको देखना है। और वर्तमान समय में यदि हम बात करें कोविड काल से और इससे पहले से, तो लगातार आपका जो पर्यटन मंत्रालय है, जो संस्कृति मंत्रालय है, वो लगातार चर्चा में है, प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ घटनाक्रम होते हैं, तो उससे संदर्भित आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, पीआईबी और ऑल इंडिया रेडियो, चलिए बहुत अच्छा। ठीक है, तो पीआईबी ऑल इंडिया रेडियो नहीं छोड़ना है यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हमने देखा था पर्वत शिखरों के बारे में। अब इसमें पर्वत शिखरों के नाम दे दिए गए हैं जिससे हम आसानी से देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए, मासेरबुरुम और गासेरबुरुम की चर्चा इसमें, इस लिस्ट में भी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, नगा पर्वत देखने को मिल रहा है, राकापोसी पर्वत देखने को मिल रहा है, और ब्रॉड पीक देखने को मिल रहा है, गॉडविन ऑस्टिन देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो कुछ प्रमुख चोटियां हैं जो विशेष ऊंचाई पर हैं या किसी संदर्भों में चर्चा में रहती हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ साथ यदि हम आगे बढ़ते हैं तो आपको बंदरपूछ देखने को मिल रहा है, और बंदरपूछ एक हिमानी भी है। ठीक है, यहाँ से किसी नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम होता है? हाँ, ठीक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। बद्रीनाथ पहाड़ी आपको देखने को मिल रही है, कामेत पहाड़ी देखने को मिल रही है, नंदा देवी देखने को मिल रही है, ये आपका हो गया
रीजन आपका ये आपका हो गया, उत्तराखंड से संदर्भित हो गया। इसके बाद यदि हम बात करें तो आप बाद में नीचे और आएंगे तो आपको धौलागिरी, अन्नपूर्णा मैंने बताया था, मकालू आपको बताया गया है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिले। तो कहने का मतलब है अब इसमें कुछ भी याद कराने या रटाने वाली चीज तो है नहीं। मैप का अध्ययन आप कैसे कर सकते हो, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप इसको देखिए, बार बार देखिए, और कुछ यदि नया आपको दिखता है, कुछ नया समसामयिक संदर्भों में आपको दिखता है तो वो आप कर लीजिए। जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे बहुत सारे जो ट्रिक हैं, जो लोग पर्वतों पे चढ़ाई करने जाते हैं वो लगातार जाते रहते हैं। और अभी हाल ही में भारतीय थल सेना द्वारा हिमाचल प्रदेश में एक पर्वत की चढ़ाई की गई है। तो वो कौन सा पर्वत है वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, पूछा जा सकता है कि किस रेंज में पड़ता है। तो कहने का मतलब भूगोल विषय के साथ साथ करंट को समाहित करिए, ठीक है। इसके बाद आपके अंडमान निकोबार द्वीप की चर्चा होगी कल, तो वहां पे हम बात करेंगे, जब द्वीप पढ़ेंगे तो वहां पे भी बहुत सारी चोटियां हैं। जैसे सैडल पीक आप देखते होंगे, तो सैडल पीक आपने देख लिया, अवस्थिति पता होना चाहिए, उत्तरी अंडमान में है। और जब उत्तरी अंडमान की बात आती है तो आपको पता होना चाहिए कि जो अंडमान द्वीप समूह है, निकोबार को अभी हम अलग रखते हैं, तो सबसे ज्यादा यदि हम देखें कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर कौन सा द्वीप है अंडमान में, अंडमान द्वीप समूह में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर कौन सा द्वीप है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है, तीनों में से कौन है? देखो अब आपने पढ़ लिया होगा लेकिन कमी है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। यदि हम पूछ लें कि राजधानी कहां पे है अंडमान की राजधानी किस पर है, उत्तरी पे है, मध्य पे है या दक्षिणी पे है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ जब आप पढ़ते हैं, बहुत कम लोगों ने देखा होगा कि अंडमान निकोबार के एक द्वीप समूह को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है, नाम है क्या है? नाम है राधानगर बीच, ठीक है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि राधानगर जो बीच पड़ता है वो अंडमान निकोबार, क्योंकि बहुत सारे द्वीपों में विस्तारित है, आप देख रहे होंगे 220 लगभग आपके द्वीप देखने को मिलते हैं। तो किस द्वीप पर आपका पड़ता है ये राधानगर बीच, किस द्वीप पर पड़ता है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। पूर्व में प्रधानमंत्री ने 3 द्वीपों के नाम बदले थे अंडमान निकोबार से संबंधित, तो वो द्वीप कहां पे है, उनकी अवस्थिति कहां पे है, वो आपको पता होना चाहिए। तो जब तक आप समसामयिकी को नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ आप सोचेंगे मैप से आपकी चीजें हो जाएं, तो मैप से नहीं हो पाएंगे यूपीएससी की चीजें, ठीक है। चलिए, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा अंडमान निकोबार में सबसे ऊंचा सैडल पीक उत्तरी अंडमान में है, इसके बाद माउंट डियोगोलो ये मध्य अंडमान में है, माउंट कोयोबो दक्षिणी अंडमान में है, और माउंट हैरियट जो है ये दक्षिणी अंडमान में है, माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में है। तो दो आपको याद रखना है, पहला माउंट थुलियर क्योंकि ये निकोबार समूह की सबसे ऊंची चोटी है, और सैडल पीक याद रखना है क्योंकि ये अंडमान समूह की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसकी चर्चा हमने कल किया था, और जब हम द्वीपों का अध्ययन करेंगे तो वहां डिटेल से इसकी चर्चा की जाएगी, ठीक है। जब हम अंडमान लक्षद्वीप के बारे में पढ़ेंगे तो वहां डिटेल से इसकी चर्चा होगी, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है हिमालय की 10 सबसे ऊंची चोटियां और उनकी अवस्थिति। तो 10 सबसे ऊंची चोटियां ना याद रहे, कम से कम 3 से 4 तो हमें याद होनी चाहिए। अब जैसे दिया है सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन है? गार्डगिल नास्टिन आता है। तीसरे नंबर पर कौन है? कंचनजंगा आता है। चौथे नंबर पे यदि हम बात करें तो आपकी चौथे नंबर पर कौन सी आती है? चौथे नंबर पे आती है लोहोत्से। ये कहां पे है, किस राज्य में है यदि हम बात करें तो? ये सिक्किम बॉर्डर के पास में पड़ता है, ठीक है तो नेपाल में ही लोहेत्से। इसके बाद यदि हम बात करें तो मकालू आपको पता होना चाहिए, धौलागिरी। तो कहने का मतलब है 3 से 4 आपको पता होने चाहिए। 3 से 4 कौन कौन से? पहला आप माउंट एवरेस्ट याद कर लीजिए, गार्डगिल नास्टिन याद कर लीजिए, कंचनजंगा याद कर लीजिए, और कंचनजंगा के साथ साथ चौथे नंबर का लोहेत्से भी याद कर लीजिए, क्योंकि नाम टिपिकल है, पूछा जा सकता है, ठीक है। नामचा बरवा याद आना चाहिए क्योंकि ब्रह्मपुत्रा जो नदी है इसी के सहारे भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो घाटियों के बारे में हमने कल देखा था, ठीक है। उस पीडीएफ में भी घाटियों के बारे में दिया हुआ था कि कौन सी घाटी कहां पर पाई जाती है। तो इसमें यदि आप देखें तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलती है मरखा घाटी। लेकिन क्या आज के समय में ये जम्मू कश्मीर में आएगा कि लद्दाख में आएगा? लद्दाख में आएगा, ठीक है। तो मरखा घाटी ये आपको पता होना चाहिए। कश्मीर घाटी है, नुब्रा घाटी है, सुरु घाटी है, ये सारे के सारे आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन से संबंधित हैं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की बात आती है तो चुंबी घाटी, कांगड़ा घाटी, लाहौल स्पीति का नाम आपने सुना होगा, लोग जाते हैं ट्रैवलिंग करने के लिए। मालना घाटी,
पांगी घाटी, कुल्लू घाटी, सांगला घाटी, पार्वती घाटी, किन्नौर घाटी। ठीक है, और किन्नौर से आप जानते हैं किन्नौर में सेब का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। तो ये जो घाटियां दी हुई हैं ये आपको पता होना चाहिए, नाम याद आना चाहिए कि किस प्रदेश से संदर्भित है। ठीक है, इसके बाद बात आता है उत्तराखंड की। उत्तराखंड में आप देखेंगे दून घाटी, जोहार घाटी, फूलों की घाटी, धर्मा घाटी और सोर घाटी। और मैंने आपको बताया था कि एक और घाटी पड़ती है शांत घाटी, जो आपके केरल में देखने को मिलती है, जिसको आप साइलेंट वैली कहते हैं। इसके बाद यदि हम सिक्किम में जाएं तो यूथांग घाटी, कल के पीडीएफ में ये नहीं नोट है तो इसको नोट कर लीजिएगा। यूथांग घाटी ये आपको सिक्किम में देखने को मिलता है। नागालैंड में जुकू घाटी देखने को मिलता है, और नागालैंड भी आपकी परीक्षा के लिए इस वर्ष महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि नागालैंड में स्वतंत्रता के बाद इस वर्ष 2021 में पहली बार जो वहां की विधानसभा है वहां पे राष्ट्रगान का वाचन किया गया, राष्ट्रगान गाया गया पहली बार स्वतंत्रता के बाद, आज पहली बार 2021 में। तो ये नागालैंड आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब नागालैंड की स्थापना कब हुई थी, कौन कौन सी जनजातियां वहां पे पाई जाती हैं, कौन कौन से त्योहार होते हैं, ये सारे के सारे आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो नागालैंड पर भी विशेष फोकस करना है, क्योंकि यदि आप देखें तो स्वतंत्रता को कितने साल हो गए, आज पहली बार यदि वहां पे इस तरह का वाचन हो रहा है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखें तो पश्चिम बंगाल आएंगे, नेरोरा घाटी आपको देखने को मिलती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश में यदि हम देखें तो अराकू वैली, अराकू घाटी आपको देखने को मिलती है आंध्र प्रदेश में। और यदि हम देखें तमिलनाडु में कंबम घाटी देखने को मिलती है, और शांत घाटी आपकी केरल में देखने को मिलती है। तो इसमें जो घाटियां हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद भारत की नदियों की बात आती है, जो आज का टॉपिक है आपका। ठीक है, आज हम भारत की नदियों के बारे में देखने वाले हैं। और जब नदियों की बात करते हैं भारत में, तो नदियों को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होती है हिमालयन तंत्र की नदियां, और एक होती है प्रायद्वीपीय तंत्र की नदियां। हिमालय तंत्र की नदियों के अंतर्गत जो हम पढ़ते हैं यूपीएससी के लिए कौन कौन सी नदियां आती हैं, सिंधु नदी हम पढ़ते हैं, गंगा नदी पढ़ते हैं, और गंगा के साथ साथ हम ब्रह्मपुत्रा नदी को पढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की जब हम बात करते हैं तो वहां पे हम पढ़ते हैं गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया। इन तीन नदियों के बारे में हम महत्वपूर्ण रूप से देखते हैं। अब सबसे पहले यदि हम देखें तो और अन्य जो नदियां हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे दक्षिण भारत में कुछ नदियां हैं जो पूछी जाती है, जैसे पेन्नार नदी पूछी जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे गोवा में, इसमें दिया नहीं हुआ है, गोवा में भी दो प्रमुख नदियां हैं जिसके बारे में पूछा जाता है। केरल की जहाँ मांडवी नदियां हैं, जुआरी नदियां हैं, ठीक है, गोवा में, वो पूछा जाता है, इस मैप में नहीं दिया हुआ है। तो कुछ नदियां ऐसी हैं जो आपके मैप में देखने को नहीं मिलती। यदि आप राज्य विशेष का मैप खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो हो सकता है वहां पे देखने को मिले, लेकिन हमें राज्य उनका पता होना चाहिए। जैसे जुआरी और मांडवी ये प्रमुख नदियां हैं गोवा की, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें यदि हम देखें नदियों की बात हम करते हैं तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हिमालयन तंत्र की नदियों से, और हिमालयन तंत्र के नदी के बारे में चर्चा करते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम नदी तंत्र के बारे में देख लेते हैं, हिमालयन तंत्र की नदी के बारे में। ठीक है, हिमालयन तंत्र की नदी, जैसे मैंने बताया कि हिमालयन तंत्र की जो नदियां हैं, तीन प्रमुख नदियां हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, पूछी जाती हैं। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी और सिंधु नदी। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा नदी और गंगा नदी, ये दो महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम देखें कि गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है, या गंगा नाम कहां से मिलता है। गंगा नाम यदि हम बात करें कहां से मिलता है, तो ये आपके देवप्रयाग से मिलता है। ठीक है, जब अलकनंदा और भागीरथी दो नदियां आपस में मिलती हैं तो उसके बाद इनकी संयुक्त धारा का जो नाम है वो गंगा कहा जाता है, और गंगा के नाम से ये आगे बढ़ती हैं। लेकिन अलकनंदा और भागीरथी की यदि हम बात करें तो भागीरथी तो आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से निकल कर आती है, लेकिन अलकनंदा की यदि हम बात करें तो ये आपके लिए और महत्वपूर्ण है। एक तंत्र यदि हम देखें तो आपको अलकनंदा से पूर्व में देखने को मिलता है। जैसे मंदाकिनी नदी सबसे पहले इसमें आके मिलती है। मंदाकिनी नदी यदि आके मिलती है इसमें, कहां पर मिलती है? अलकनंदा से। मंदाकिनी पूछा जाता है कि मंदाकिनी नदी किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है, तो ये रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा से मिलती है। अब यदि हम बात करें मंदाकिनी जो नदी है इसका उद्गम कहां से होता है, मंदाकिनी नदी का उद्गम कहां से होता है? आप लोग तो पढ़े हैं, मंदाकिनी नदी का उद्गम कहां से होता है? नहीं पता?
चोराबारी से इसका उद्गम होता है, ठीक है, चोराबारी ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। स्थान याद रखना है हमें कि मंदाकिनी रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा से मिल जाती है। इसी तरह से पिंडर नदी आती है, पिंडर नदी आके कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। अब अगर पिंडर नदी कर्णप्रयाग में मिल रही है तो पिंडर नदी का उद्गम कहां से होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो पिंडर का उद्गम कहां से होता है? पिंडर, हाँ ठीक है, उत्तराखंड से होता है। पिंडर नदी का जो उद्गम होता है वो पिंडारी से होता है। पिंडारी नामक एक पहाड़ी है जहां से इसका उद्गम होता है और कर्णप्रयाग नामक स्थान पर यह अलकनंदा से मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद आपकी आती है नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी जो है ये नंद प्रयाग में मिल जाती है, किससे? अलकनंदा से। अब नंदाकिनी नदी का उद्गम कहां से होता है ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो नंदाकिनी नदी का उद्गम कहां से होता है? त्रिशूल पर्वत आपने सुना है, कल भी आपने पढ़ा था त्रिशूल पर्वत के बारे में। तो त्रिशूल पर्वत के पास से मंदाकिनी नदी निकलती है जो नंद प्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। इसके बाद आती है धौली गंगा। और आपने जो उत्तराखंड में तबाही सुना था किस नदी से संदर्भित था? किसकी चर्चा बार बार हो रही थी? धौली गंगा की चर्चा हो रही थी। तो धौली गंगा आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो धौली गंगा का उद्गम कहां से होता है यदि हम बात करें तो? धौली गंगा, अब अगर नहीं पढ़ा, आपदा को 1 महीने से ज्यादा बीत गए हैं और आप धौली गंगा के बारे में आपने देखा होगा, आपदा से संबंधित बहुत सारी डिटेल देखी होगी आपने, डिस्कशन देखा होगा, लेकिन उद्गम तो पढ़ लेना चाहिए था कि धौली गंगा का उद्गम कहां से होता है? चमोली से। कहां से? चमोली। और कोई? और कोई? हाँ, तो जिला तो बहुत बड़ा, कोई स्थान होगा। नीति दर्रा आपने सुना है, ठीक है, नीति दर्रा के समीप से ये होता है, ठीक है। तो कहां पे मिलती है? विष्णु प्रयाग में मिल जाती है, किससे? अलकनंदा से। तो 4 प्रश्न तो आपके यहीं से तैयार हो जाते हैं यदि आपको नाम देके सिर्फ पूछ लिया जाए कि भाई रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, किन 2 नदियों का संगम है, कर्णप्रयाग में किन 2 नदियों का संगम है, नंद प्रयाग में किन 2 नदियों का संगम है, या विष्णु प्रयाग में किन 2 नदियों का संगम है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब अलकनंदा, यहाँ पे संयुक्त धारा हो गई अलकनंदा की। अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो देवप्रयाग नामक स्थान पर यह भागीरथी से मिल जाती है। और जैसे ही भागीरथी से मिलती है देवप्रयाग नामक स्थान पे, इसी के बाद से इसकी संयुक्त धारा का नाम आप गंगा नाम से देखते हैं। गंगा पुनः आगे बढ़ती है, ऋषिकेश आपका स्थान आता है, ठीक है। ऋषिकेश इन दिनों चर्चा में है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सम्मेलन हो रहा है, वो आपको देखना चाहिए क्या हो रहा है, ठीक है। ऋषिकेश के बाद पड़ता है आपका हरिद्वार। और हरिद्वार यदि हम बात करें, अब यहां से नदी आपकी महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है, और महत्वपूर्ण हो जाती है। वहां तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देखना था कि अलकनंदा में किस प्रकार से विभिन्न नदियां आकर मिलती हैं। अब यहाँ पे क्या देखना है कि गंगा नदी में किस प्रकार से जो विभिन्न नदियां हैं इनकी सहायक वो आके मिलती हैं। तो ऋषिकेश आया, ऋषिकेश के बाद आपका हरिद्वार आया, ठीक है। हरिद्वार के बाद से यदि देखें तो गंगा जो है धीरे धीरे अब मैदानी भागों में प्रवेश करने लगती है। तो इसके बाद यदि हम देखें तो यहाँ पे हरिद्वार में एक नहर भी बनाया गया है, ऊपरी गंगा नहर, जो आपको हरिद्वार में देखने को मिलता है और सिंचाई के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया है। इसके बाद आपका स्थान आता है बिजनौर। और बिजनौर में यदि हम देखें तो मध्य गंगा नहर यहाँ से निकाली जाती है। बिजनौर स्थान अब कौन सा आ गया? ये उत्तर प्रदेश का स्थान आ गया। हरिद्वार के बाद जो है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और नरौरा, नरौरा तो ऐसे ही आपने नाम सुना होगा, रट गया होगा, किस लिए प्रसिद्ध है नरौरा? नरौरा स्थान, हाँ, कौन सा है? हाँ, तो आपने पहले ताप बोला था इसलिए मैंने पूछ लिया, ठीक है। तो नरौरा के बारे में पता होना चाहिए। यहां से आपकी निम्न गंगा नहर निकाली गई है। तो 3 नहरें जो निकाली गई हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है कि ऊपरी गंगा नहर जो है ये गंगा नदी से किस स्थान पर निकाली गई, मध्य गंगा नहर है ये किस स्थान से निकाली गई है, और निम्न गंगा नहर है ये किस स्थान से गंगा से निकाली जाती है। इसके बाद यदि हम बात करें तो आता है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद जिला है। फर्रुखाबाद के बाद आगे बढ़ेंगे आप कन्नौज। कन्नौज को क्या बोलते हैं? इसका उपनाम क्या है? इत्र नगरी, ठीक है। तो जब आप इत्र नगरी में पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे 2 नदियां, पहली रामगंगा और काली नदी, 2 नदियां यहाँ पर आके आपको मिलती हैं। इसके बाद आप बढ़ते हैं कानपुर। कानपुर आता है। कानपुर को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है कानपुर को? नहीं पता। इसके बाद आपका आता है फतेहपुर। फतेहपुर के बाद आपका आता है इलाहाबाद।
ठीक है। इलाहाबाद महत्वपूर्ण है क्योंकि इलाहाबाद नामक स्थान पर, जो आजकल प्रयागराज के नाम से आप जानते हैं, इस स्थान पर यमुना नदी इसमें आके मिल जाती है। और यमुना नदी भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये क्रम मत देखिएगा, ये थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण क्रम है, इसको मत देखिएगा। यमुना नदी की भी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये 4 प्रमुख सहायक नदियां हैं जिसके बारे में बात होती है। तो इनका क्रम यही है, पहला आता है चंबल, फिर आता है सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। आप एक सुनते होंगे काली सिंध, इसमें लिखा भी है, नहीं लिखा है, काली सिंध। काली सिंध अलग है, सिंध अलग है, ठीक है। अब इसके बाद हम इलाहाबाद के आगे जब बढ़ते हैं, उसके बाद से इसमें बहुत सारी नदियां अब मिलने लगती हैं, ठीक है। जैसे इलाहाबाद से आगे बढ़ते हैं, मिर्जापुर आता है, और मिर्जापुर भारत के जो कुछ सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं उनमें से एक क्षेत्र है आपका मिर्जापुर, ठीक है। मिर्जापुर के बाद आपका आता है वाराणसी, और वाराणसी के बाद आपका आता है गाजीपुर। जैसे ही आप गाजीपुर में प्रवेश करते हैं, उधर से आपकी इसमें गोमती नदी आकर मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी गोमती नदी यहाँ पे आके मिलती है। गोमती नदी मिलने के बाद पुनः गंगा की जो धारा आगे बढ़ती है तो बिहार में प्रवेश करती है, और छपरा नामक स्थान पर घाघरा नदी इससे आकर मिल जाती है। पुनः और आगे बढ़ने पर पटना स्थान आता है, और पटना नामक स्थान पे यदि हम देखें तो सोन नदी इससे आकर मिल जाती है। पटना के बाद पुनः बिहार का स्थान आता है हाजीपुर, जहां पे गंडक नदी इसमें आकर मिल जाती है। और सबसे लास्ट में यदि हम देखें बॉर्डर पे, तो आप देखेंगे भागलपुर। भागलपुर में कोसी नदी आकर इससे मिल जाती है। तो इनकी जो सहायक नदियां हैं, अब देखो प्रश्न क्या बन सकता है, एक होता है, पूछा जाता है कि दाएं तरफ से आने वाली, और एक होता है बाएं तरफ से आने वाली। तो भाई दाएं और बाएं तरफ से गलती क्या होती है? यदि हम अभी आपसे पूछ लें कि चलिए बताएं, बाएं तरफ से 2 सहायक नदी बता दीजिए, आपके सामने सारी लिखी हुई हैं, बताइए। गंगा की 2 सहायक नदियां जो बाएं से आकर मिलती हैं, इसमें दिया हुआ है, दो बताइए। देखिए अब हम क्या समझते हैं, देखिए दाएं बाएं में क्या अंतर होता है कि हम समझते हैं अपने, लेकिन अपने नहीं, जिस तरफ नदी बह रही है उस तरफ से हमें समझना है। यदि नदी बह रही है, हिमालय से निकलकर उत्तर प्रदेश की तरफ जा रही है, तो हमें दाएं बाएं नदी के संदर्भ में देखना है, अपने संदर्भ में नहीं देखना है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे गलती थोड़ी सी हो जाती है, लेकिन परीक्षा में क्या होता है कि उसी तरफ के सारे नाम दिए होते हैं, इसलिए हम आसानी से कर जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यदि हम देखें तो साहिबगंज आता है झारखंड का, इसके बाद आपका पाकुर नामक स्थान आता है। तो ये जो स्थान है क्यों दिए गए हैं इसमें, अगर इस बुक वाले ने ये स्थान बताएं, क्यों बताएं? क्योंकि नदियों के सहारे जो स्थान होते हैं वो परीक्षा में पूछे जाते हैं, नहीं तो यहाँ पे साहिबगंज और पाकुर लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, एक लाइनिंग के माध्यम से हम फरक्का पर पहुंच जाते, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप देख रहे होंगे लगातार आपको स्थान देखने को मिल रहे हैं, गाजीपुर, छपरा, पटना, हाजीपुर, भागलपुर, साहिबगंज, पाकुर, ठीक है। तो ये कुछ स्थान है जो इस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अब इस नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, जल विद्युत परियोजनाएं हैं, वो अभी पीडीएफ में उसकी चर्चा की गई है, तो वहां पे जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित चर्चा हम कर लेंगे। इसके बाद आपका आता है फरक्का, और फरक्का के बाद आप देखते हैं कि फरक्का बैराज यहाँ पे बना हुआ है, और उसके बाद ये नदी बढ़ती है आगे, और इसमें आप देखेंगे कि यहीं से बट जाती है ये, ठीक है। यहीं से ये जो धारा है ये बढ़ जाती है फरक्का से। एक तो आपकी निकल गई हुगली, जिसके किनारे आपका कोलकाता शहर स्थित है, और दूसरी आपकी निकल गई ये आपकी बंगाल की खाड़ी की तरफ। और सबसे पहले इसमें आप देखेंगे पद्मा, इसके बाद इसका नाम चेंज हो जाता है, पद्मा हो जाता है। और आप जानते हैं कि पद्मा में जब जमुना आके मिलती है, जमुना कहां से आके मिलती है, इसका नाम है जमुना, ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी वितरिका है, लिखा हुआ है। तो पद्मा और जब जमुना मिल जाती है, उसके बाद इनकी जो संयुक्त धारा होती है उसको हम मेघना के नाम से जानते हैं, और मेघना के बाद ये जाके सुंदरबन डेल्टा में बनती हैं, और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं। तो कहने का मतलब है नदियों के संदर्भ में क्या चीजें पता होनी चाहिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्थान पड़ते हैं। स्थान तो आसानी से हम याद कर सकते हैं कि कौन कौन से स्थान पड़ते हैं, यदि लगातार हम अध्ययन करते हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं। दूसरा हमें क्या पता होना चाहिए कि एक एक करके फिर से देख लेते हैं और रट जाते हैं इसको, क्या रुद्रप्रयाग है, अभी इससे संबंधित प्रश्न भी है, मौका नहीं दूंगा तब इससे संदर्भित प्रश्न भी रखा है कि रुद्रप्रयाग में किसका मिलन होता है, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग में क्या है, मंदाकिनी, अलकनंदा आपस में आके मिलते हैं। पिंडर नदी कहां पे मिलती है, कर्णप्रयाग में पिंडर अलकनंदा से मिलती है।
नंदाकिनी नामक नदी अलकनंदा से नंदप्रयाग में मिलती है और धौली गंगा जो है ये विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। ये आपको पता होना चाहिए। तो एक प्रश्न तो यहाँ से बन सकता है और कई बार बना भी है। यदि आप देखेंगे विगत वर्षों के प्रश्नों को तो वहां पे चीजें आपको स्पष्ट देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद बात आती है भागीरथी और अलकनंदा की। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग नामक स्थान पे आपस में मिलती हैं। संयुक्त धारा का नाम गंगा कहा जाता है और गंगा नदी पुनः आगे बढ़ती है और यहाँ पे कुछ स्थान इसलिए दिए हुए हैं कि आप इस स्थान का नाम याद कर सकें अपनी परीक्षाओं की दृष्टि से कि इन स्थानों से होकर गंगा नदी बहती है। तो ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार हो गया। इसके बाद गंगा नदी जो है ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और बिजनौर क्षेत्र है, नरौरा है, फर्रुखाबाद। जैसे ही कन्नौज पहुंचती है, कन्नौज में दो धाराएं आकर मिलती है, रामगंगा और काली नदी। इसके बाद कानपुर, फतेहपुर दो स्थान पड़ते हैं और इलाहाबाद एक प्रमुख स्थान है जहां पे गंगा और यमुना का संगम होता है। यहाँ पे यमुना नदी आकर मिलती है। इसके बाद आपका मिर्जापुर का क्षेत्र पड़ जाता है, वाराणसी पड़ जाता है और वाराणसी के आगे जैसे ये नदी बढ़ती है, गाजीपुर क्षेत्र में गोमती नदी इससे आकर मिलती है। इसके बाद छपरा में घाघरा नदी आकर मिलती है, पटना में सोन नदी आकर मिलती है और हाजीपुर में गंडक नदी आकर मिलती है। ठीक है, तो ये जो कुछ स्थान है ये पता होना चाहिए। किस स्थान पर कौन सी नदी आकर मिल रही है वो पता होना चाहिए। जैसे हम पूछ ले छपरा नामक स्थान पर गंगा की कौन सी सहायक नदी गंगा में मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए कि छपरा में जो है आपकी घाघरा मिलती है। पटना की यदि हम बात करें तो पटना के समीप में सोन नदी आकर मिलती है, हाजीपुर में गंडक नदी मिलती है। ये आपको रट जाना है। ठीक है, अभी इनके जो क्रम है वो पीडीएफ में है, तो वहां से हम इसकी चर्चा कर लेंगे कि कौन से दाएं से आने वाली वितरिकाएं हैं, कौन सी बाएं से आने वाली वितरिकाएं हैं। ठीक है, इसके बाद आपका अभी हमने यमुना की बात किया था, क्योंकि ये जो मैप इसमें दिया हुआ है ये थोड़ी सी त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि ये जो क्रम दिया हुआ है ये क्रम सही नहीं है। इसमें दे दिया चंबल, बेतवा, केन, सिंध, ये क्रम सही नहीं है, इसलिए हमने इसकी चर्चा नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे इसका क्रम सही दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसका क्रम सही दिया हुआ है। ये आपके यमुना नदी की बात हो रही है और यमुना नदी किस प्रकार से आगे बढ़ती है और किन किन स्थानों से जाती है उसकी चर्चा यहाँ पे की गई है। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यमुनोत्री से होता है। ठीक है, यमुनोत्री से इसका उद्गम होता है और इस पे आपने देखा होगा एक ये हथनी कुंड नामक बैराज आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यमुना के संदर्भ में सिर्फ और सिर्फ स्थान आपको कुछ पता होना चाहिए। जैसे यमुनानगर हो गया, पानीपत हो गया, सोनीपत हो गया, वजीराबाद हो गया, दिल्ली हो गया, फरीदाबाद, बल्लभगढ़। तो ये कुछ स्थान है जो आपको पता होना चाहिए, उतने महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यहाँ से आपकी है कि जहां पे यमुना की वितरिकाएं आपस में आकर मिलती हैं, ये वितरिकाओं का क्रम क्या है, इनका क्रम पता होना चाहिए। जैसे यदि हम बात करें, यदि हम इस तरह से बात कर लेते हैं कि हम पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कौन कौन सी वितरिकाएं यमुना की आएंगी। तो ये वितरिकाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे बनास नदी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो बनास जो है चंबल की सहायक नदी है, जबकि इनकी संयुक्त धारा चंबल के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मानेंगे कि चंबल नदी इसमें आके मिलती है। चंबल हो गया। दूसरे पे कौन आ रही है? सिंध आ रही है। तीसरे पे कौन आ रही है? बेतवा आ रही है। और चौथे पे कौन आ रही है? केन आ रही है। तो ये चार क्रम हमें पता होना चाहिए कि यदि हम पश्चिम से पूर्व का क्रम देखते हैं तो सबसे पहले आपका चंबल आएगा, चंबल के बाद सिंध आएगा, सिंध के बाद बेतवा आएगा और बेतवा के बाद केन आएगा। ये आपको पता होना चाहिए, ये क्रम आपको पता होना चाहिए। और आपने देखा कि प्रयागराज नामक स्थान पर गंगा से यमुना जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ इनकी सहायक नदियों के बारे में पता होना चाहिए, उनका क्रम क्या है, रट जाना है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और इसी के साथ साथ क्या रटना है? बहुउद्देशीय परियोजना आपको पढ़ना भी है। तो चंबल नदी पर कई सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। कौन कौन से बांध बनाए गए चंबल नदी पर? कौन कौन से बने? आपने पढ़ा है इसलिए पूछ रहा हूं। कौन कौन से बांध बने हैं चंबल नदी पर? पहला है गांधी सागर और गांधी सागर और जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर। ठीक है, अब इन तीनों में क्या पूछा जा सकता है? नाम सबको पता होता है, इनके संदर्भित राज्य कौन से हैं। ठीक है, इनमें से कुछ हैं जो मध्य प्रदेश में हैं, कुछ हैं जो
राजस्थान में है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा राजस्थान में है और कौन सा आपका मध्य प्रदेश में है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और उनका क्रम भी आपको पता होना चाहिए कि यदि हम चंबल नदी से यात्रा करते हैं तो किस प्रकार से बांध आते रहेंगे, पहले कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा, ये क्रम भी आपको पता होना चाहिए कि यदि हम यमुना नदी से चंबल की नदी की यात्रा करते हैं तो किस प्रकार से बांध इसमें आते जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। भले ही नहीं पूछा गया परीक्षा में इस तरह का प्रश्न, लेकिन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपका आता है, यमुना के बाद आपका आता है ब्रह्मपुत्रा नदी, और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे किस राज्य में है, किस राज्य से संदर्भित है ब्रह्मपुत्रा नदी, ठीक है। अब इसमें यदि हम देखें ब्रह्मपुत्रा से क्या प्रश्न बन सकता है कि ब्रह्मपुत्रा नदी कितने देशों से होकर बहती है, कौन कौन से, चीन सर, हाँ तिब्बत को चीन ही मान लीजिए, भारत, बांग्लादेश और तिब्बत का जो पार्ट है वहां से बहती है, तो हम 3 मान सकते हैं, भारत, बांग्लादेश और चीन, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें यदि हम देखें तो सबसे पहले इसका उद्गम कहां से होता है, ये आपकी है आंगसी ग्लेशियर से निकलती है, सांको नामक नाम से ये आगे बढ़ती है, तिब्बत में इसी नाम से जानी जाती है, और जैसे ही आगे बढ़ती है, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो टर्न ले रही है, ये स्थान कौन सा है, अभी मैंने पर्वतों के क्रम में आपको बताया था, ये स्थान आपका है नामचा बरवा, और नामचा बरवा के बाद ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेकर भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। अब जैसे ही भारत में प्रवेश करती है तो इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण हैं वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ती है सियांग नाम से, फिर इसके बाद यदि हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पे सहायक नदी है ये आपकी है दिबांग लोहित, ठीक है, और बूढ़ी दिबांग, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इनका क्रम पूछा जा सकता है कि इनका उत्तर से दक्षिण क्या क्रम है इनकी सहायक नदियों का। यदि मान लीजिए परीक्षा में ये 3 नदियां दे दी जाएं और पूछ लिया जाए कि ब्रह्मपुत्र के इन सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाएं, तो किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले दिबांग, लोहित और बूढ़ी दिहिंग, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम देखें तो पासीघाट स्थान सुना है आपने, पासीघाट, और इसके बाद यदि हम देखें माजुली द्वीप का नाम सुना होगा, माजुली द्वीप, इसका स्थान क्या है आप जानते हैं कि नदीय द्वीप है, स्थान क्या है वैश्विक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर पहला, दूसरा, तीसरा, पहला स्थान, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो नदीय द्वीप है वो आपका है माजुली द्वीप, यही है, ठीक है, ये आपका माजुली द्वीप यहाँ पे पड़ता है, विश्व का सबसे बड़ा। इससे पहले कहां पे था, जो पहला था द्वीप सबसे बड़ा, शायद ब्राजील में था जो इससे पहले सबसे बड़ा था, लेकिन वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि आपका माजुली द्वीप आपका इस क्षेत्र में पड़ता है। तो 3 सहायक नदियां दिबांग, लोहित और बूढ़ी दिहिंग। इसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ पे प्रमुख स्थान एक आपको देखने को मिल रहा है पासीघाट, और यहीं पर माजुली द्वीप जहां पे है वहीं पर दिहांग नदी इसमें आकर मिलती है। अब इसमें यदि हम देखें तो दिहांग नदी की यदि हम बात करें तो ये किस तरफ से हो गई, ये आपकी हो गई दाएं तरफ से, ये आपकी दाएं तरफ से हो गई, ये वाली आपकी हो गई बाएं तरफ की सहायक नदी, ठीक है। तो हमें दाएं और बाएं दोनों याद रखना है। अब सबसे पहले यदि हम देखें दिहांग, दिहांग के बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण है वो है सुबनसिरी, ठीक है। दिहांग के बाद दूसरी महत्वपूर्ण इनकी सहायक है सुबनसिरी। सुबनसिरी के बाद यदि हम देखें तो रंगा नदी उतना महत्वपूर्ण नहीं है, कहीं भी मैप में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन धनसिरी की चर्चा होती है, ठीक है। धनसिरी नदी आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद आपकी धनसिरी पड़ती है। धनसिरी के बाद आपको कपिली नदी याद रखना है, ठीक है, कपिली नदी याद रखना है। कपिली नदी के बाद यदि हम देखें तो जिया भरेली उतना महत्वपूर्ण नहीं है, कोई जरूरत नहीं है याद करने की। यहाँ पे पुथीमारी, इसको आप याद कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपका आ गया मानस, मानस के बाद तिपकई, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत सारी सहायक नदियां हैं लेकिन उनको हमें याद नहीं रखना है। और सबसे लास्ट में आप देख रहे होंगे संकोश और तीस्ता, ये आपको पता होना चाहिए। तो यदि हम देखें ब्रह्मपुत्रा के संदर्भ में तो दाएं से मिलने वाली यदि हम सहायक नदियों का क्रम देखें, पश्चिम से पूर्व इनका क्रम देखें तो सबसे पहले आपका आएगा दिहांग, दिहांग के बाद आएगा सुबनसिरी, सुबनसिरी के बाद आएगा पुथुमारी, पुथुमारी के बाद मानस आएगा, तिपकाई, संकोश,
तीस्ता। इसी में एक नदी अमो भी आती है, उसकी इसमें जिक्र नहीं हुआ है, ये स्टार्टिंग में ही आती है, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो इनका क्रम हमें पता होना चाहिए कि किस क्रम में, यदि हम पूर्व से पश्चिम की यात्रा करते हैं या पश्चिम से पूर्व की यात्रा करते हैं तो इन नदियों का क्रम कैसे देखने को मिलता है। फिर से एक बार, दिहांग, सबसे पहले हम कौन सा क्रम देख रहे हैं, पश्चिम से पूर्व क्रम देख रहे हैं। किस तरफ की सहायक नदी देख रहे हैं हम, दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियों की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा दिहांग, दिहांग के बाद सुबनसिरी, सुबनसिरी के बाद आप देखेंगे पुथुमारी, पुथुमारी के बाद आपको मानस, मानस के बाद तिपकई, तिपकई के बाद संकोच, संकोच के बाद तीस्ता। अब आप लोग क्या करेंगे कि इसी में कर लेंगे, इसी में अंडरलाइन कर लेंगे, ऐसा मत करिएगा। स्पष्ट रूप से आपको लिखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी किस तरफ से, दाएं तरफ से। इसके बाद इनका क्रम लिख लेना है कि भाई हम पश्चिम से पूर्व का क्रम लिख रहे हैं या पूर्व से पश्चिम का क्रम लिख रहे हैं, और एक एक करके नाम लिख लेना। मैप के चक्कर में मत रहिएगा, नाम लिख लेंगे तो हमेशा के लिए रहेगा कि आप 1 सेकंड में भी आप चीजों को देख सकते हैं। मैप रहेगा तो खोजना पड़ेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। इसके बाद यदि हम देखें तो दाएं तरफ से आने वाली नदियों में यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपको कौन सा देखने को मिल रहा है, दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहिंग, और इसके बाद धनसिरी, कपिली, और कपिली के बाद इधर अब कोई नदी आपको देखने को नहीं मिलती, तो लास्ट आपकी है कपिली। तो इनका आपको याद होना चाहिए, दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी और कपिली, ये ब्रह्मपुत्र की दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं, ठीक है। अब इसमें यदि हम देखें, इसके बाद क्या होता है, जब तीस्ता नदी आपकी आपस में मिल जाती है, इसमें तीस्ता के बाद इनकी जो संयुक्त धारा है वो जमुना नाम से आगे बढ़ती है, और जमुना नाम से जब ये आगे बढ़ती है तो जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो आप देखेंगे ढाका नामक ये स्थान आपका है, और इसमें आपकी एक नदी आकर मिल रही है, सूरमा नदी, ठीक है। और ये सूरमा नदी आके मिलती है इसमें, लेकिन ये सूरमा नदी बराक नदी की सहायक नदी है, संयुक्त धारा को हम बराक नदी के नाम से जानते हैं, और ये जब आके मिलती है यहाँ पे, इसी के बाद इसका नाम परिवर्तित हो जाता है और मेघना नाम से यह आगे बढ़ती है। तो मेघना नाम कब होता है, जब इसमें बराक नदी आकर मिलती है, उसके बाद से इनकी संयुक्त धारा का नाम मेघना होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जमुना, पद्मा और मेघना, इनका भी क्रम पूछा जाता है कि इनका कौन सा क्रम है, तो सबसे पहले जमुना, पद्मा और मेघना, ये क्रम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे चर्चा भी की गई है कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा था, ब्राजील का बनावल द्वीप जो है वो सबसे बड़ा द्वीप था पूर्व में, अब वो आज के समय में द्वितीय स्थान पे है, ठीक है। माजुली द्वीप जो है वो आपका पहले स्थान पे है। इसके बाद आता है सिंधु नदी बेसिन। सिंधु नदी में कौन सी नदियां महत्वपूर्ण है, ऐसे तो बहुत सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो आपकी ये वाला जो क्रम है, ये वाला जो रीजन है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इनके बारे में पूछा जाता है सिंध की सहायक नदियों में, ठीक है। तो सिंध की सहायक नदियों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि मानसरोवर झील से, कैलाश पर्वत के पास से इसका उद्गम होता है और ये आगे बढ़ती है, और इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि सियोक नदी इसमें आकर मिलती है, ठीक है। इसके बाद पुनः जब ये आगे बढ़ती है तो आप देखेंगे कि इनमें जो प्रमुख नदी है, जैसे सतलज नदी इसमें आके मिलती है, ठीक है। अब सतलज नदी जो मिलती है तो सतलज नदी में भी बहुत सारी सहायक नदियां, जैसे एक आपकी आती है चेनाब। अब चेनाब अगर आती है तो चेनाब की भी कई सारी सहायक नदियां हैं, इनका क्रम आपको पता होना चाहिए कि इनका क्रम कौन सा आता है चेनाब की सहायक नदियों का। तो जब हम चेनाब की सहायक नदियों की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका झेलम आता है, चेनाब और रावी, ये 3 क्रम आपको पता होना चाहिए कि ये चेनाब की सहायक नदियां हैं, और इनका जो क्रम है झेलम, चेनाब और रावी, ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि हम सिंधु की सहायक नदियों की बात करें, प्रमुख सहायक नदियों की बात करें, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आप देख रहे होंगे कि इसमें एक तो आपकी सतलज जाके मिल रही है, सतलज के बाद यदि हम देखें तो यहाँ पे गोमल मिल रही है, गोमल के बाद यदि हम कुभा और कुर्रम, 2 नदियां इसमें आके मिलती हैं, कुर्रम की इन्होंने चर्चा किया है, कुभा इसमें दिया नहीं गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे नाम जो हैं ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि जब हम सिंधु नदी तंत्र की बात करेंगे तो उनकी सहायक नदियों की बात करेंगे। सहायक नदियों में सतलज प्रमुख है, ये याद रखना चाहिए, और इनका क्रम याद रखना चाहिए कि झेलम, चेनाब, रावी और सतलज। यदि हम इस क्षेत्र विशेष की यात्रा करते हैं तो इन 4 नदियों में पहले स्थान पर कौन सा आता है, दूसरे स्थान पे कौन सा आता है, ये क्रम आपको पता होना चाहिए। और इनकी सहायक नदियों की जो चर्चा है वो अभी पीडीएफ में की गई है, इसलिए अभी नोट नहीं करा रहा हूं, ठीक है। वहां से अभी हम नोट करेंगे एक एक करके।
तो ये 3 नदियां थी। तो आपका ये इसके बारे में कल आपको बताया गया था। दोआब के बारे में कल आपको बताया गया था। बिस्ट दोआब, बारी दोआब, रचना दोआब, चाज दोआब और सिंध सागर दोआब, इनके बारे में कल आपको बताया गया था। तो उम्मीद करता हूं ये सारी की सारी आप ठीक है, ये सारे के सारे आपके जो क्षेत्र हैं वो आपके पता होने चाहिए। इसके बाद आपका नदियों का कौन सा क्रम आता है? प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का क्रम आता है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के क्रम में यदि हम देखें तो कौन कौन सी नदियां आती हैं? ब्रह्मपुत्र नदी आती है प्रायद्वीपीय नदी में। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम देखें गोदावरी नदी के बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, गोदावरी नदी की चर्चा करने वाले हैं और जो नदियों के बारे में हम बात करेंगे उनसे संदर्भित कौन सी परियोजनाएं हैं उसकी भी चर्चा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जिनकी छूटी हुई है, जैसे अभी हिमालयन तंत्र के बारे में हमने पढ़ा, उनकी चर्चा छूटी हुई है तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले गोदावरी नदी, शाब्दिक त्रुटि कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, इग्नोर करना है। ठीक है, गोदावरी नदी पर जो प्रमुख बांध बना है वो है एनीकट बांध। पूछा जाता है कि एनीकट बांध किस नदी पर है, तो एनीकट बांध जो आपका है ये गोदावरी नदी से है। उद्गम की यदि हम बात करें तो त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। कहां पर है? महाराष्ट्र में, नासिक के पास से निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, संगम कहां पे होता है? तो यहां पे यदि हम देखें संगम की यदि हम बात करें तो ये आपका मछलीपट्टनम है आंध्र प्रदेश के पास, जहां ये जाकर बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी इसको कहा जाता है। शहर कौन कौन से इसमें आते हैं प्रमुख? नासिक, भद्राचलन और नांदेड़, ये 3 प्रमुख शहर आते हैं। नांदेड़ कई बार पूछा गया है तो ये आपको पता होना चाहिए। क्रम की यदि हम बात करते हैं तो क्रम ये आपको देखने को मिलता है कि सबसे पहले गोदावरी, ये तीर एरो गलत लगा है, इस पे मत जाइएगा। ठीक है, देखो अब टाइप करने वाले को ये नहीं पता है ना कि अगर इस तरह लगा इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो वो उनका इग्नोर करना है। यहां से मान लीजिए निकलती है, इसके बाद गोदावरी है, वह रहेगा। गोदावरी नदी आगे बढ़ती है तो सबसे पहले इसमें दूधना नामक सहायक नदी आकर मिलती है। ठीक है, दूधना आपको पता होना चाहिए। दूधना के बाद यदि हम देखें तो पूर्णा नामक सहायक नदी इसमें आके मिलती है और जायकवाड़ी एक परियोजना है जो इस नदी पर बनाई गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जायकवाड़ी परियोजना हो गई। और एक बांध के रूप में भी आपने देखा एनीकट बांध जो आपका पड़ता है वो आपका इसी नदी तंत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद यदि हम देखें तो पेन गंगा यहाँ पर आके मिलती है। पेन गंगा के बाद यदि हम देखें तो वर्धा नदी इसमें आकर मिलती है। वर्धा के बाद यदि हम देखें इंद्रावती आके मिलती है और लास्ट में आपकी सबरी नामक नदी इसमें आकर मिलती है। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखें तो आपको यदि हम देखें दक्षिण से इसमें मिलने वाली नदियां, मंजरा प्रमुख एक सहायक नदी है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यदि हम बात कर लें कि इनकी सहायक नदियों को किस प्रकार हमें याद रखना है, तो सबसे पहले इनका क्रम आपको याद होना चाहिए कि इनका पश्चिम से पूर्व का क्या क्रम है? दूधना, पूर्णा, पेन गंगा, वर्धा, इंद्रावती और आपकी सबरी, ये क्रम याद होना चाहिए। एकमात्र प्रमुख सहायक नदी है जो दक्षिण से आकर इसमें मिलती है, मंजरा, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि इनके अपवाह तंत्र कौन कौन से आते हैं। अपवाह क्षेत्र इनके किन क्षेत्रों में विस्तारित है? अपवाह तंत्र का मतलब हो गया जो प्रमुख धारा जा रही है, ये जो प्रमुख धारा आपकी जा रही है ये जिन क्षेत्रों से जा रही है इसको तो आप देखेंगे ही साथ इनकी जो सहायक नदियां आ रही हैं उनका क्षेत्र क्या है उसको भी हम अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। अब यदि हम अपवाह क्षेत्र की बात करें तो इस नदी का जो अपवाह क्षेत्र है उसके बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहले यदि हम देखें सबसे ज्यादा, क्योंकि महाराष्ट्र से निकल रही है और महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा क्षेत्र इसका देखने को मिलता है। दूसरे स्थान पे कौन सा देखने को मिलता है? दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश देखने को मिलता है। तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश देखने को मिलता है। तो ये अपवाह क्षेत्र आपको पता होना चाहिए कि ये जो नदी है इसका अपवाह क्षेत्र क्या है। हिमालय नदी के बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि सब जानते हैं कि भाई गंगा की बात हो रही है तो गंगा नदी का अपवाह तंत्र किन किन राज्यों में है। आप उत्तर भारत के राज्यों को ले लीजिए, ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते हो। दक्षिण भारत में थोड़ी सी समस्या होती है, नदी जल विवाद भी है, तो इसलिए इसकी चर्चा यहाँ पे की गई है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे यदि हम इसी में बढ़ते हैं तो दूसरी जो प्रमुख नदी है वो आपको देखने को मिलेगी कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है? महाबलेश्वर के पास से, पश्चिमी घाट
से इसका उद्गम होता है। ठीक है, संगम यदि हम बताएं कहाँ पे होता है तो विजयवाड़ा नामक स्थान पर संगम होता है। विजयवाड़ा नामक स्थान पे होता है, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। बांध ही इसमें कौन कौन से हैं तो इस पे नागार्जुन सागर और श्रीशैलम, दो आपको बांध यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, दो परियोजनाएं इस नदी पर संचालित हो रही हैं। शहर कौन कौन से देखने को मिलते हैं इस नदी पर तो सबसे पहले आपको सतारा देखने को मिलता है, दूसरा विजयवाड़ा शहर आपको इस नदी पर देखने को मिलता है। अब इस नदी की बात कर लेते हैं। ये आपकी ये नदी है। ठीक है, इस नदी तंत्र में यदि हम देखें तो इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे चीजें आसान है, उतना टिपिकल नहीं है जैसा कि हिमालय तंत्र से संबंधित था। अब इसमें यदि हम देखें तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे आपका आता है अलमट्टी बांध। ठीक है, इसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी सहायक नदी भीमा इसमें आके मिलती है और भीमा के साथ ही दक्षिण से इसमें तुंगभद्रा नामक नदी आके मिलती है। इसके बाद ये आगे बढ़ती है तो मालप्रभा है। ठीक है, मालप्रभा नामक नदी आके बढ़ती है। इसके बाद घाटप्रभा नामक नदी इसमें आके मिलती है। ठीक है, तो भीमा हो गई, भीमा के साथ साथ तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा और यहाँ पे यूसी लिखा है, ये आपका है मूसी। आप जानते हैं कि एक प्रमुख शहर है जो इस नदी के किनारे है, अक्सर चर्चा में रहता है। कौन सा शहर है? हैदराबाद। इसके बाद आप देख रहे होंगे कोयला नहीं है, कोयना है। ठीक है, कोयना नदी इसमें आके मिलती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। यदि इनके अपवाह क्षेत्र की बात करते हैं, अपवाह क्षेत्र में आप देखोगे कि इसमें आपको देखने को मिलता है कर्नाटक, सबसे ज्यादा कर्नाटक में इस नदी का अपवाह क्षेत्र देखने को मिलता है। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र आपको देखने को मिलता है। अब इसमें याद क्या रखना है? इसमें आपको याद रखना है कि दक्षिण की तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां, उनका क्रम क्या है। सबसे पहले आप देखेंगे तुंगभद्रा, इस तरह से आपको नोट करना है। ठीक है, तुंगभद्रा के बाद मालप्रभा के बाद घाटप्रभा के बाद आप देखेंगे मूसी, और मूसी नदी याद रखिएगा हैदराबाद शहर इसी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये दक्षिण से आने वाली सहायक नदियां हो गई। यदि हम बात करें उत्तर से आने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी होगी तो भीमा और कोयना, ये दो नदियां आपको पता होना चाहिए जो आपकी उत्तर से आकर इसमें मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से सहायक नदियों को आपको याद रखना है। और निश्चित रूप से यदि प्रश्न बनता है तो सहायक नदियों से प्रश्न बनेगा। अब यदि आपको अपवाह तंत्र पता है तो जल विवाद किन राज्यों के बीच होगा वो भी आपको आसानी से पता चल जाएगा, लेकिन जानकारी जरूरी है कि अपवाह तंत्र क्या है। इसके बाद आता है कावेरी। कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है, इसको मत जाइएगा, यहाँ पे थोड़ा सा शाब्दिक त्रुटि है। तो कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। संगम कहां पे होता है? तमिलनाडु राज्य में, ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। प्रमुख शहर कौन सा है? त्रिशूलापल्ली नामक एक शहर है, ये प्रमुख शहर है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखें बांध कौन सा है प्रमुख तो मेट्यूर बांध कई बार पूछा गया है। ठीक है, सर शाब्दिक त्रुटि कितनी होती है वो हमारे हाथ में नहीं है ना, जो टाइपिस्ट हैं उनके हाथ में है। अब जैसे हम लोगों को देते हैं उसी तरह से आपको कक्षा मिलती है। ये हम तो बैठ के टाइप करते नहीं है कि हम आपको शाब्दिक त्रुटि को दूर कर सकें। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, अगले की भी कोई जरूरी नहीं है कि जो टाइप करता हो वो सारी चीजें समझता हो। ठीक है, यदि कोई यूपीएससी का तैयारी करने वाला छात्र टाइप करेगा तो गलती नहीं होगी। ठीक है, तो उसमें योग्यता के आधार पर जिस तरह उनको समझ में आता है मैडम जी को उस तरह करती हैं। ठीक है, तो आप कर लीजिए, आप इतने समझदार हैं कि इस पे आपको इशू नहीं बनाना चाहिए कि शाब्दिक त्रुटि गलत है। अगर बहुमगिरी लिखा है तो इसको आपको इशू नहीं बनाना चाहिए, इसको आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हर जगह सवाल करना गलत है हर किसी पे। चलिए इसको बताएं। अब इसमें आप देख रहे होंगे हम बात कर रहे थे कावेरी नदी की। कावेरी नदी में यदि हम देखें तो सबसे पहले इसकी जो सहायक नदियां हैं वो आपको महत्वपूर्ण है, पता होनी चाहिए। कावेरी नदी का उद्गम हमने देख लिया कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम हो रहा है। ये आपकी ब्रह्मगिरी पहाड़ी है जहां से इसका उद्गम हो रहा है। और जैसे ही उद्गम होता है हरगो नामक एक महत्वपूर्ण नदी इसमें आके मिलती है। ठीक है, पहली नदी सहायक नदी हरगो नामक इसमें आकर मिलती है। दूसरी प्रमुख नदी लक्ष्मण तीर्थ नामक नदी इसमें आकर मिलती है।
तीसरी नदी काबिनी नदी इसमें आके मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद यदि हम देखें तो यहाँ पे लिखा है सिमसा नदी इसमें आके मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा है भवानी, तो भवानी नामक नदी भी इसमें आकर मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि देखें तो अमरावती और नोमेल, ये दो नदियां इसमें आके मिलती हैं। अब इसमें क्या आपको पता होना चाहिए, क्या चीजें इसमें पता होना चाहिए? अपवाह क्षेत्र, इसका अपवाह क्षेत्र क्या है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने बोला यहाँ पे आप देखेंगे मध्य प्रदेश में इसका अपवाह क्षेत्र नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो है तमिलनाडु, दूसरा है कर्नाटक और तीसरा 3% ये केरल में भी बहती है, ठीक है। तो 3 राज्य हैं जहां से होकर ये नदी बहती है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, ये तीनों आपको पता होना चाहिए। सहायक नदियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, सिर्फ नाम याद रखना पर्याप्त है, लेकिन याद रखना है कि कौन सी उत्तर की तरफ से आ रही है, कौन सी दक्षिण की तरफ से आ रही है, इतनी जानकारी आपको इस संदर्भ में होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर नदियों की हमने बात किया है प्रायद्वीपीय, इसको तो हमने देख लिया। इसके बाद यदि हम देखें तो कुछ और नदियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उससे पहले जो अभी हमने पढ़ा है उनको एक बार हम देख लेते हैं, चीजों को नोट कर लेते हैं। नहीं नोट करना है तो आपको दिखा देता हूं कि चीजें आपकी सारी दी हुई हैं, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंधु नदी की, ठीक है। सिंधु नदी की यदि बात कर लेते हैं तो सबसे पहले इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है वो इस पीडीएफ में बताया गया है। पहला है सतलज सहायक नदी, कहां पे आके मिलती, कहां से निकलती है, उद्गम कहां पे होता है इसका? मानसरोवर से इसका उद्गम होता है, मानसरोवर से निकलती है और पुनः आके ये मिलती है इसमें। इसके बाद यदि हम देखें प्रमुख शहर कौन कौन से पड़ते हैं सतलज नदी पर, कौन कौन से प्रमुख शहर पड़ते हैं, तो आपका लुधियाना पड़ता है, इसके बाद फिरोजपुर पड़ता है, बहावलपुर पड़ता है। बहावलपुर कहां पे है? आधुनिक पाकिस्तान में पड़ता है, पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम देखें कि सतलज नदी पे कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं, तो भाखड़ा नांगल परियोजना चल रही है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इस पर आप देख रहे होंगे नाथपा झाकरी नामक बांध भी इस पर पड़ता है और कोल बांध इस पे पड़ता है। 2 बांध आपको याद रखने हैं सतलज के संबंध में। दूसरी सहायक नदी याद रखिएगा, बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियों की बात कर रहे हैं, और दूसरी सहायक नदी इसमें आती है ब्यास। ब्यास नदी का उद्गम कहां से होता है? रोहतांग दर्रे के पास से होता है। मंडी नामक शहर है हिमाचल प्रदेश का जो इस नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद यदि हम देखें तो हरिके के पास, हरिके बैराज भी आपने सुना होगा, हरिके के पास ये सतलज नदी से मिल जाती है। परियोजनाएं इसमें कौन कौन से हैं? तो इस पे 3 बांध परियोजना है, 3 बांध परियोजना है, नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे स्पष्ट नहीं है। ब्यास पे कौन सी परियोजना है? 3 बांध परियोजना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, पोंग व हरिके बांध, योंग में लिखा है, पोंग व हरिके बांध परियोजना है इस पे, ये आप नोट कर लीजिएगा, योंग नहीं है, पोंग योम हरिके बांध परियोजना इस पे देखने को मिलती है। 3 बांध तो आपको रोहतांग में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपकी तीसरी सहायक नदी है, और हम बात कर रहे हैं बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियों की। हमने सतलज देखा, ब्यास देखा, और ब्यास के बाद हम तीसरी प्रमुख सहायक नदी जो बाएं से आकर मिल रही है वो आपकी है रावी। रावी रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है और ये झांग नामक जिला है वहां पे पड़ता है, और चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। इसके बाद यदि हम देखें तो आप परियोजना इस पे देखेंगे, 3 बांध परियोजना इस पे आपको देखने को मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। चेनाब की यदि हम बात करें तो बारालाचा दर्रा के पास से निकलती है, त्रिमु के निकट एक पर्वत है जहां से निकलती है, और इस पे परियोजना कौन कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे सलाल बांध, दुलहस्ती बांध परियोजना आपने सुना होगा, बगलहार परियोजना आपने सुना होगा। तो सलाल, दुलहस्ती और बगलहार परियोजना, ये 3 परियोजनाएं इस नदी पर स्थित हैं। इसके बाद यदि हम देखें तो इसकी अन्य सहायक नदी है झेलम। झेलम बेरीनाग के पास से निकलती है। इसके बाद त्रिमु पर्वत है जहां से निकलती है, तो दोनों उसी के आसपास से निकलती हैं। श्रीनगर नामक प्रमुख स्थान है जो इस नदी के तट पर पड़ता है, ठीक है। कौन कौन सी इस पे परियोजनाएं हैं यदि हम बात करें तो आप देखेंगे किशन गंगा परियोजना, इसके बाद आप देखेंगे तुलबुला परियोजना, ये 2 प्रमुख परियोजनाएं हैं जो इस नदी पर स्थित है। इसके बाद हम देख रहे हैं सिंधु नदी में दाईं तरफ से मिलने वाली नदियों के बारे में, उनका क्रम सियोक, काबुल, कुर्रम, तोची और बियोबा, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपका आ जाता है गंगा नदी तंत्र। मैप हमने देख लिया है तो इसकी जरूरत नहीं है हमें। हम देखेंगे दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियों की। सबसे पहले यमुना नदी आती है, बंदरपूछ के पास से निकलती है, ठीक है, इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है।
यदि हम बात करें कौन कौन से शहर इस पे हैं, तो यमुनानगर ये आपका हरियाणा में पड़ता है, दिल्ली, मथुरा, आगरा, हमीरपुर, इलाहाबाद, ये कुछ शहर हैं जो इस नदी के तट पर स्थित हैं। परियोजनाओं में यदि हम बात करें तो इसकी परियोजनाओं में यहाँ पे थोड़ा सा त्रुटि है, परियोजनाओं को सही कर लीजिएगा। इसको लखवर रहेगा, बार नहीं है, लखवर ब्यासी बांध, ये आपको पता होना चाहिए जो आपके इस पे देखने को मिलता है। इसके बाद यदि हम देखें तो दूसरी इसमें सहायक नदी जो आती है वो आती है घाघरा। घाघरा नदी ये आपके नेपाल से निकलती है, नेपाल में है, मप्सातुंग हिमानी से निकलती है और छपरा के पास में हमने देखा था कि ये गंगा से मिल जाती है। इस पे यदि कौन कौन से शहर स्थित है घाघरा नदी पे यदि हम बात करें तो अयोध्या शहर, फैजाबाद जिसको अब अयोध्या नाम दे दिया गया है, तो फैजाबाद हो गया या अयोध्या आप कह लीजिए, और अयोध्या के साथ साथ बलिया एक प्रमुख शहर है, जिला है उत्तर प्रदेश का जो इस पर स्थित है। और घाघरा नामक बांध, घाघरा नामक, हाँ जी, अरब सागर में मिलने वाली नदियों की चर्चा भी होगी, ठीक है। घाघरा नामक बांध आपको इस पर देखने को मिलता है। इसके बाद आपकी आती है सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है सोनभद्र के पास से, और पटना से पूर्व ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, इतनी जानकारी आपको याद रखना है। इसके बाद आपकी नदी आती है गंडक। गंडक नदी की यदि हम बात करें तो तिब्बत नेपाल सीमा पर ये आपकी मिलती है, पटना के सोनपुर में ये गंगा से मिल जाती है, तिब्बत नेपाल सीमा से निकलकर पटना में ये जाके मिल जाती है। और पटना में यदि हम देखें तो पटना में आपको याद रखना है पटना के संबंध में कि ये जो आपके बैराज दिए हुए हैं पटना के संबंध में कुछ हैं जो अभी हमने चर्चा भी किया था, उस पर एक बार फिर से लिस्ट दे दूंगा, एक दो हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है कोसी। कोसी नदी को शोक भी कहा जाता था, किस क्षेत्र का? बिहार का शोक कहा जाता है। आज भी कहा जाता है, आज भी कहा जाता है, आज नहीं कहा जाता है। पहले कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता था। बिहार और एक राज्य और आता है झारखंड की छत्तीसगढ़, ठीक है। तो बिहार का शोक पहले कहा जाता था, लेकिन अब जब से उस पर बहुत सारी परियोजनाएं बनी हैं उसके बाद से यही नदी जो पहले शोक कहलाती थी, यही अब उस क्षेत्र विशेष के लिए एक प्रकार से कह लीजिए कि सिंचाई परियोजनाओं के लिए और अन्य कार्यों के लिए जल उपलब्ध कराती है, ठीक है। तो कोसी माउंट एवरेस्ट के पास से निकलती है, गोसाई धान नामक स्थान से, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें यदि हम देखें तो भागलपुर के पास ये गंगा से जाके मिल जाती है। इसके बाद आता है बाएं से मिलने वाली सहायक नदियां। तो सबसे पहले रामगंगा आती है नैनीताल के पास, ठीक है, और ये कन्नौज के पास गंगा से जाकर मिल जाती है। और इस पे परियोजना कौन सा है? कालागढ़ परियोजना आपको इस पर देखने को मिलता है। इसके बाद आपकी दूसरी नदी आती है काली, फिर इसके बाद आती है गोमती नदी। गोमती नदी की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो पीलीभीत स्थान है वहां से इसका उद्गम होता है और गाजीपुर में ये गंगा से जाकर मिल जाती है। लखनऊ, जौनपुर और गाजीपुर ये कुछ प्रमुख शहर हैं जो इस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और आपको पता होगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है उत्तर प्रदेश में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि पीलीभीत जो है एक टाइगर रिजर्व भी है। इसके बाद बात आती है यमुना नदी की, हमने चर्चा कर लिया है। ब्रह्मपुत्रा की चर्चा हमने कर लिया है, तो ब्रह्मपुत्रा की भी चर्चा हो गई है। अब बात कर लेते हैं हम प्रायद्वीपीय भारत की कुछ नदियों की बात हो रही है, विशेषकर जो जाके पश्चिमी भाग में गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं, उनकी चर्चा की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आता है नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी की बात आती है। यदि हम बात करें अरब सागर में गिरने वाली नदियों की, तो सबसे पहले आपका जो नाम आता है वो आपका आता है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की यदि हम बात करें तो मैकाल पर्वत से निकलती है, ठीक है। मैकाल पर्वत की अमरकंटक नामक चोटी से निकलती है। अपवाह क्षेत्र इसका जो पाया जाता है वो आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में इसका अपवाह क्षेत्र पाया जाता है। सबसे ज्यादा अपवाह क्षेत्र नर्मदा नदी का मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। दो शब्द आप पढ़ते होंगे, एक पढ़ते होंगे भ्रंश घाटी, एक पढ़ते होंगे रिफ्ट घाटी। तो नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी में बहती है या भ्रंश घाटी में बहती है? तो भ्रंश घाटी और रिफ्ट घाटी में अंतर क्या होता है? रिफ्ट का मतलब भी, रिफ्ट मतलब घाटी की बात हो रही है, तो घाटी शब्द जुड़ा है तो निश्चित रूप से गहराई होगी। तो रिफ्ट और भ्रंश में अंतर क्या है? रिफ्ट घाटी और भ्रंश घाटी में अंतर क्या है? भ्रंश घाटी का निर्माण कैसे होता है?
भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। आप जानते हो भ्रंश रेखा सुना होगा, ठीक है। तो जब दो चट्टानें पीछे हटती हैं, किसी भ्रंश रेखा के पास दो चट्टानें दूर हटती हैं, तो वहां पे भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। रिफ्ट वैली का निर्माण कब होता है? रिफ्ट घाटी का विवर्तनिकी घटनाओं के कारण, विवर्तनिकी जब कहीं घटनाएं होती हैं उसके कारण यदि कोई भूभाग नीचे धंस गया है तो उसको आप बोलते हैं रिफ्ट वैली। तो रिफ्ट वैली और आपका भ्रंश घाटी दोनों में अंतर है, ये आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा नदी किससे बहती है, रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी से, ठीक है। अब इसमें यदि हम देख लें जलप्रपात की यदि हम बात करें तो आप देखते होंगे कि इस पे धुआंधार नामक जलप्रपात देखने को मिलता है। शहर कौन सा है जहां पे जलप्रपात देखने को मिलता है? हाँ, मध्य प्रदेश तो राज्य हो गया। शहर कौन सा है जहां पे धुआंधार जलप्रपात देखने को मिलता है? कौन सा? जबलपुर है, ठीक है, सही है, ठीक है। इसके बाद आपकी आती है ताप्ती नदी। दूसरी जो नदी है प्रमुख जो अरब सागर में जाके मिलती है वो है ताप्ती। ताप्ती नदी कहां से निकलती है? बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। इसके अपवाह क्षेत्र की यदि हम बात करें तो आप देखेंगे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात तीन प्रमुख राज्य हैं जहां पर इसके अपवाह क्षेत्र पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 79% क्षेत्र, 15% मध्य प्रदेश और 6% गुजरात में ये बहती है। इसके बाद प्रमुख नदियां और हैं जैसे साबरमती नदी हो गया, माही नदी हो गया, लूनी नदी हो गया। ये नदियां भी जाके अरब सागर में मिलती हैं, तो इनका भी नाम आपको पता होना चाहिए। उद्गम कहां से होता है ये आपको पता होना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपको नेट देना है, जेआरएफ देना है, ठीक है, नेट की क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आपको अतिरिक्त पढ़ना पड़ेगा, इतने से नहीं होगा, ठीक है। अब बात आती है झीलों की। भारत में झीलों की बात की गई है और झीलों में यदि हम देखें झील किसे कहते हैं, सबसे पहले प्रश्न तो यही बनता है कि झील होता क्या है? झील होता क्या है? झील कैसे कहेंगे? किस क्षेत्र विशेष को हम झील कहेंगे? पानी का जो चारों तरफ से लैंड से घिरा हो, ठीक है, जो चारों तरफ से स्थलखंड से घिरा हो ऐसा जल का भाग जो है जिसको हम झील कहते हैं, ठीक है। तो भारत में यदि हम झीलों की बात करते हैं तो भारत में किस किस प्रकार की झीलें पाई जाती हैं? पहला हो गया विवर्तनिकी, दूसरा हो गया क्रेटर या ज्वालामुखीय झील, तीसरा हो गया हिमानी, चौथा हो गया खारे पानी या आप कह लीजिए झीलें, और एक हो गया वायु द्वारा निर्मित। वायु द्वारा निर्मित झीलों को क्या कहते हैं? बताया है मैंने सारा। वायु द्वारा निर्मित झीलों को क्या कहा जाता है? गलत। प्लाया झील क्या होती है? सोपानी झील क्या होती है? वायु द्वारा जो निर्मित झीलें होती हैं उनको हम बोलते हैं प्लाया झीलें, ठीक है। कहां पर देखने को मिलेंगी? किस राज्य में? राजस्थान राज्य में देखने को मिलती है, ठीक है। तो जो प्रक्रम होते हैं विभिन्न प्रक्रमों के आधार पे झीलों का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। सबसे पहले आता है विवर्तनिकी झीलें। विवर्तनिकी झीलें क्या होती हैं? विवर्तनिकी झीलें मतलब भूगर्भिक हलचलों के कारण निर्मित झीलें, मतलब कोई भी क्षेत्र है भूगर्भिक हलचल के कारण नीचे बैठ गया है, ठीक है, या कोई क्षेत्र है ऊपर उठ गया है और चारों तरफ से एक बॉडी बन गई है जिसमें जल इकट्ठा हुआ है, तो उसको आप बोलेंगे विवर्तनिकी झीलें। और ये जो झील है आपको देखने को मिलेगी उदाहरण के रूप में बुलर झील, जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। और बुलर झील की बात करें तो मीठे पानी की झील है कि खारे पानी की झील है? मीठे पानी की झील है और शायद भारत की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की, है कि नहीं है? हाँ, तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी ये है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये लैंड बॉडी हो गया, कोई भी भूभाग नीचे धंस गया, नीचे धंसने के कारण जो वहां पे जल इकट्ठा हो गया तो उसको आप बोलेंगे विवर्तनिकी झीलें, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है क्रेटर या ज्वालामुखी झीलें, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे लोनार झील, उल्कापाती झील बोला जाता है, महाराष्ट्र में है, बलदाना जिले में है, ठीक है। तो लोनार झील देखने को मिलता है। अब ये आपका है ज्वालामुखी क्षेत्र है कोई। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे बहुत सारे आपने ज्वालामुखी देखे होंगे कि ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा होगा, तो ज्वालामुखी के बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है। तो उनका जो मुख होता है वो क्षेत्र में, जब उस क्षेत्र विशेष में जल भर जाता है तो उसको आप बोलते हैं, इस प्रकार की जो झीलें बनती हैं वो आपकी ज्वालामुखी झीलें होती हैं। ये आपका एक प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद आपका आता है हिमानी द्वारा निर्मित झीलें। हिमानी द्वारा निर्मित झीलें कहां पे देखने को मिलेंगे? विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में, जो बर्फ आच्छादित रहते हैं ऐसे क्षेत्रों में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपका हो गया हिमानी झीलें, जैसे आपका नैनीताल, राकसताल, भीमताल, ये सारी की सारी आपकी हिमानी झीलें हैं जो आपको विशेषकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में,
लद्दाख क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद यदि हम देखें खारे पानी की झीलें आती हैं। खारे पानी की झीलें जैसे सांभर, डीडवाना, डेंगना, डेबार, पंचमुद्रा, ये कुछ झीलें हैं राजस्थान की। और खारे पानी की बात आती है तो कि ये सारी की सारी झीलें आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगी। और ये जो झीलें हैं, खारे पानी की जो झीलें हैं, ये ज्यादातर झीलें, अधिकांश झीलें प्लाया निर्मित होते हैं। प्लाया मतलब वायु द्वारा निर्मित झीलें होती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी हाँ। इसके बाद बात करते हैं लैगून या अनूप प्रकार की झीलें। ठीक है, तो इसमें आपका चिलिका आ जाता है, पुलिकट आ जाता है, कोलेरू आपका आ जाता है। ठीक है, ठीक है। पुलिकट की यदि हम बात करें तो पुलिकट का विस्तार किन राज्यों में देखने को मिलता है? नहीं, पुलिकट की जो सीमा है 2 राज्यों से लगती है। ठीक है, कौन सा? उड़ीसा में है पुलिकट झील? नहीं सर, आंध्र प्रदेश में है पूरी तरह से। तो ये मैप का अध्ययन नहीं किया है। पुलिकट झील कभी देखा ही नहीं कि मैप में है कहां पे, किस बॉर्डर पे है, किन 2 राज्यों के बॉर्डर पे है। उड़ीसा नहीं, देखो यहाँ पे सही जवाब आ रहा है। आंध्रा और तमिलनाडु का जो बॉर्डर है वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, चिल्का में तो वही आपको चिल्का झील देखने को मिलेगी उड़ीसा में। इसके बाद यदि हम बात करें भारत की ताजे पानी की झीलें, सबसे बड़ी झील तो बुलर झील होगी, सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील हो गई, और भारत की सबसे ऊंची जो झील है जो लियाहू झील, ये आपको देखने को मिलेगा सिक्किम में। ठीक है, और भारत की सबसे बड़ी लैगून झील जो आपकी है वो चिल्का है, ये आपको देखने को मिलेगी। अब इसका मैप भी एक बार दिखा देते हैं, लेकिन उससे पहले लोकटक झील की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको मैप दिखा देता हूं। ठीक है, लोकटक झील, लोकटक झील क्यों चर्चा में है? क्योंकि लगातार इसके अस्तित्व पर संकट बना हुआ है। क्यों? पर्यावरण प्रदूषण के कारण लगातार ये संकटग्रस्त है। कहां पे पाई जाती है? मणिपुर में पाई जाती है। मणिपुर में आपको देखने को मिलेगी, और ये विश्व की एकमात्र, यदि हम देखें, तैरती हुई झील है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पे है। ये जो झीलें हैं, जैसे आप पढ़ते होंगे चिल्का झील आपने पढ़ा होगा, उसमें भी बहुत सारे टापू हैं। ठीक है, उसी तरह से लोकटक झील में भी बहुत सारे टापू हैं, बहुत सारे द्वीप हैं, और उन्हीं पर एक पर आपको किबुल लामझाओ नामक नेशनल पार्क है, जिसको बोला जाता है कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ पर विशेष रूप से हिरण की एक प्रजाति का संरक्षण किया जाता है। यदि आप बता पाए तो बड़ी खुशी होगी कि किस प्रकार की हिरण प्रजाति का संरक्षण मणिपुर की आपकी लोकटक झील में देखने को मिलता है। बताएं किस प्रकार की हिरण प्रजाति का संरक्षण यहाँ पे किया जाता है? संगई हिरण, संगई प्रकार के एक विशेष प्रकार का हिरण है जिसका संरक्षण इस राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है। और आपकी तरफ से भी जी हाँ, डांसिंग डियर, संगई, बहुत अच्छा जवाब भी सही आ रहा है। ठीक है, इसके बाद इसमें पीडीएफ में झीलों के क्रम दिए हुए हैं, कहां पे कौन सी झील पाई जाती है, तो वो क्रम आप जाके देख लीजिएगा। अब हम मैप में आपको झीलों के बारे में दिखा देते हैं। ठीक है, कि कौन सी झील आपकी कहां पे देखने को मिलेगी। इसी में होगा सर, उसी में था ऊपर, ये है सर भारत की झीलें। अब इसमें बहुत सारी झीलें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे आपसे मैंने पूछा पुलिकट झील, पुलिकट झील मैंने पूछा, और एक बार प्रश्न भी बना है यूपीपीसीएस में कि जो पुलिकट झील है ये किन 2 राज्यों के बीच एक प्रकार से देखें स्थित है। तो पुलिकट झील आप देख रहे होंगे, ये बॉर्डर है। ठीक है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का बॉर्डर है, यहां पर आपको देखने को मिल गई है पुलिकट झील। तो सबसे पहले हम दक्षिण भारत के ही झीलों को देख लेते हैं। पुलिकट झील के बाद यदि हम देखें तो आंध्र प्रदेश में एक दूसरी झील भी देखने को मिलती है, कोलेरू झील, लेक कोलेरू भी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो लेक कोलेरू हो गया, पुलिकट हो गया। और पुलिकट के बाद यदि हम देखें और जाते हैं तमिलनाडु राज्य में, तो आपको देखने को मिल रहा है चेंबर मवक्कम झील, ये आपको देखने को मिल रहा है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में। इसके बाद यदि हम देखें तो वीरानम झील देखने को मिल रहा है, ये आपका है वीरानम झील, ये आपको पता होना चाहिए। काली बेली झील आपको तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखें तो केरल में बहुत सारी आपको झीलें देखने को मिलती हैं। और केरल की जो झीलें हैं, ओके सर जूम कर देते हैं, केरल की जो झीलें हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, ये मैक्सिमम है सर, इससे ज्यादा जूम नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं केरल। इसके बाद आपका महत्वपूर्ण आता है, केरल में कौन कौन सी झीलें आपको देखने को मिलती हैं?
केरल में सबसे पहले आपको याद रखना है अष्टामुदी, वेम्बनाड, ये दो याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि इसी में से एक झील है जो भारत की सबसे लंबी झील है। कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील। क्यों सर? भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? सबसे पहले आप देखेंगे वेम्बनाड झील केरल में, वेम्बनाड के बाद यहाँ पे अष्टामुदी देखने को मिलेगा। अष्टामुदी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये आपका अष्टामुदी हो गया, ये आपका वेम्बनाड हो गया। ये दो झीलें आपकी महत्वपूर्ण हैं, ये इनका नाम आपको याद रखना है केरल के संदर्भ में, ठीक है। इसके बाद यदि हम देखें सास्थम कोट्टा झील देखने को मिल रही है, तीसरी झील सास्थम कोट्टा, और चौथी झील यदि हम देखें तो बीरनपुझा झील देखने को मिल रही है। तो आपको क्या करना है, राज्यवार इनको नोट डाउन कर लेना है, राज्यवार इनको नोट डाउन कर लेना है, जरूरी है, ठीक है। तो 4 झीलें हो गई, इसमें आपकी 5 हो गई। वेम्बनाड, ये है वेम्बानट्टू झील, ठीक है। तो वेम्बानट्टू झील, वेम्बनाड झील, बीरनपुझा झील, इसके बाद सास्थम कोट्टा झील और अष्टामुदी झील। यदि आप थोड़ा सा और बेहतर करना चाहते हैं कि एक भी प्रश्न झील से आए गलत ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने केरल राज्य पढ़ा, केरल राज्य की झीलों के बारे में देखा, तो इनका क्रम याद कर लीजिए। मान लीजिए कभी परीक्षा में पूछ लिया जाए, किन्हीं में से 3 का नाम देके पूछ लिया जाए कि इन झीलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं, तो इसलिए भी तैयार रहना है। कम से कम 2 तो आपको याद होना चाहिए कि पहले वेम्बनाड पड़ता है और सबसे लास्ट में अष्टामुदी पड़ता है, ठीक है। ये 2 यदि याद रहेंगे तो निश्चित रूप से आप आसानी से जवाब कर पाएंगे। तो कम से कम ये याद रखना है कि सबसे पहले उत्तर से दक्षिण यदि हम बढ़ते हैं केरल राज्य में, तो सबसे पहले वेम्बनाड मिलेगा, फिर हमें अष्टामुदी देखने को मिलेगा। इसके बाद यदि हम बात करते हैं, अभी हमने बात किया आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में हमने देखा कोलेरू, कोलेरू के बाद हमने देखा पुलिकट, आंध्र प्रदेश में ही इसको माना जाता है लेकिन ये बॉर्डर पर स्थित है। इसके बाद हमने देखा तमिलनाडु, तमिलनाडु में हमने देखा कालीबेली, बीरानम हमने देखा, बीरानम के बाद हमने देखा चेंबर मकब्बम झील, ये आपको याद रखना है। तो ये आपकी हो गई केरल और तमिलनाडु से संबंधित झीलें। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं गोवा में, तो गोवा में आपको देखने को मिल रहा होगा माएम झील, ठीक है। तो माएम झील आपको याद रखना है। माएम झील के बाद आपको याद रखना है कोराम्बोलिन झील, ये आपको याद रखना है। इनका नाम जो है थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आपको क्या करना है कि चीजों को लिख लेना है, एक एक राज्य वाइज लिख लेना है और उसी क्रम में लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं, इसमें हमने यहां तक कोलेरू तो देख लिया था, तो कुछ मानव निर्मित झीलें भी हैं, ठीक है। जैसे कौन सा है अभी देख लेते हैं। सबसे पहले यदि आप जाएंगे तेलंगाना राज्य जाएंगे, तो तेलंगाना में आप देख रहे होंगे हुसैन सागर, कई बार पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। हुसैन सागर, हिमायत सागर, ओस्मान सागर, ये 3 झीलें आपको पता होना चाहिए। तेलंगाना के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती है। कौन कौन सी? हुसैन सागर, ओस्मान सागर, हिमायत सागर, ये 3 झीलें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आप में से बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे चिल्का को लेके। चिल्का झील ये आपकी है, चिल्का झील, और ये भारत की सबसे बड़ी, ठीक है, खारे पानी की झील है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आप जानते हैं लोनार झील, उल्कापादी झील के बारे में हमने देखा, महाराष्ट्र में बलदाना जिले में है, तो लोनार झील आपको देखना है। लोनार के बाद यदि आप देखें गुजरात आप पहुंच जाएं, तो आपको देखने को मिलेगा नल सरोवर, ठीक है। इसके बाद यदि हम देखें, ये आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में भोजताल आपने सुना होगा, वही भोज झील या भोजताल आप जानते हैं। इसके बाद तवा बोहर झील, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप बढ़ते हैं आगे और आप देखेंगे कि राजस्थान में बहुत सारी झीलें आपको देखने को मिलती हैं प्रमुख, जैसे सांभर हो गया, पुष्कर झील हो गया, पुष्कर मेला भी लगता है, काफी फेमस है, डीडवाना झील, ठीक है। इसके बाद लुनकरण सागर, ये आपका हो गया, पंचभद्रा हो गया, ठीक है। डेवार झील, जिसको डेबार कहीं बोलते हैं, यहाँ डेवर लिखा हुआ, कोई मतलब नहीं उसका। इसके बाद राजसमंद झील, ये प्रमुख झीलें हैं जो राजस्थान। नक्की झील, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ झीलें हैं जो राजस्थान से संदर्भित हैं, आपको पता होना चाहिए। हरियाणा से संदर्भित झीलें कई बार परीक्षा में पूछी गई हैं, और आपको एक होमवर्क देता हूं कि हरियाणा की जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हरियाणा की हो गई, तेलंगाना की हो गई, इसकी जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाम थोड़े से तेलंगाना वाले टिपिकल हैं, कई कम बार हम सुने होते हैं लेकिन पूछे जाते हैं। आज के संदर्भ में ये तो आप हरियाणा की बता रहे हैं ना,
ठीक है, सुल्तानपुर हरियाणा की आप बता रहे हैं। जब भी आप पढ़ते हैं इस समय आगे वाले समय के लिए जब भी आप पढ़ें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और इस तरह के टाइगर रिजर्व, तो सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है आगामी एग्जाम के लिए वो वन्य जीव अभ्यारण्य पर करना है। क्योंकि अब यदि देख रहे होंगे आप तो वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। क्योंकि क्या हो गया कि हम रटने के आदी हो गए हैं, नेशनल पार्क जो है हम रट चुके हैं अच्छे से, लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य अभी कुछ पूछ लिया जाए तो शायद ही हम बता पाए कुछ राज्यों को छोड़कर। तो सबसे ज़्यादा फोकस करना है वन्य जीव अभ्यारण्य पर, और जो राष्ट्रीय उद्यान है और जो टाइगर रिजर्व हैं उनमें से सिर्फ उन्हीं को याद रखना है जो पूरे एक वर्ष में किसी कारण से न्यूज में रहे हैं। उनकी लिस्ट क्या है, कौन कौन से ऐसे हैं, वो आपकी जब करंट अफेयर्स की कक्षा होगी वहां डिटेल में दी जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले यदि आपके पास समय रहता है तो वन्य जीव अभ्यारण्य आप एक प्रकार से रटना प्रारंभ कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद हमने देखा हरके झील आपने देख लिया। इसके बाद खंजियार झील कई बार पूछा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। खंजियार झील, रेणुका झील आपको पता होना चाहिए। और यदि आप देखें तो इधर आपकी बहुत सारी झीलें दी हुई, जैसे उत्तराखंड में यदि हम देखते हैं रूपकुंड झील हो गया, नैनीताल झील हो गया, भीमताल झील हो गया, राकसताल झील हो गया, तो ये सारी की सारी आपको पता होना चाहिए। तो झीलों का जो ये मैप है इसमें आप देख लीजिएगा, सारी झील दी हुई है। और भारत की सबसे ऊंची झील जिसको हमने बोला था चोलाहमू झील, ये आपने देख लिया कि कहां पे है, सिक्किम में है। सोंगमू झील नामक एक झील है जो सिक्किम में है, और ये आपकी खेजियो पालरी जो झील है ये भी आपको सिक्किम में देखने को मिलती है। तो ये मैप, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो प्लीज आपको क्या करना है कि जो भी झीलें दी हुई हैं उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, राज्यवार नोट डाउन कर लीजिएगा। और यदि आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो इधर की झीलें नहीं, उत्तर भारत की झीलें नहीं, लेकिन जो दक्षिण भारत की झीलें हैं, विशेषकर आप चिल्का से चले जाइएगा तो इनको याद कर लीजिएगा। हो सकता है कभी प्रश्न बन जाए कि यदि आप उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु की यात्रा करते हैं तो किस प्रकार से आपको झीलें मिलेंगी, तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए कि चिल्का झील मिलेगा, चिल्का झील के बाद कोलेरू मिलेगा, पुलिकट मिलेगा, इसके बाद चेंबर, मवक्कम मिलेगा। मतलब जो तटीय झीलें हैं इधर की पता होनी चाहिए। इसी तरह से जो तटीय झीलें हैं पश्चिमी क्षेत्र की वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र में यदि हम बात करें तो गोवा की झीलें हो गई, गोवा के बाद आपको केरल का जो है क्रम वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उत्तर भारत में इस तरह के प्रश्न बनने की संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उत्तर से दक्षिण का क्रम यदि दिया जाएगा तो बहुत ही टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही पास पास हैं। अब उनकी दूरी तय करना ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन तटीय क्षेत्रों की जो झीलें हैं आसानी से यहाँ से प्रश्न बन सकता है, क्योंकि स्पष्ट है 3 से 4 झीलें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं पूर्वी तट पे, और 3 से 4 झीलें ही आपको पश्चिमी तट पर देखने को मिलती है। ठीक है, रेड लिस्ट जो आपका है, रेड डेटा बुक जो आप बात कर रहे हैं, वो आप जब पढ़ेंगे पर्यावरण तो पर्यावरण में आपके रेड डेटा बुक से संबंधित जानकारी आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो वहां से आप उसको कर लीजिएगा। ये भूगोल का विषय नहीं है रेड डेटा बुक के बारे में। तो रेड डेटा बुक में क्या पढ़ना होता है, आप वेबसाइट पे जाएंगे वहां भी देख सकते हैं। तो कुछ प्रजातियों के नाम दिए होंगे, ठीक है, वहां पे लिस्टिंग की हुई है। तो कुछ प्रजातियों के जो नाम दिए हैं 10 से 12 प्रजातियों के नाम आप उसको याद कर लीजिए, चीजें आपकी बेहतर रहेंगी। ठीक है, और ये जो आपका मैप दिया हुआ है ये जलप्रपात से संदर्भित मैप दिया हुआ है। जैसे कुछ जलप्रपात के बारे में पूछा जाता है और पूछा गया, जैसे पूछ लिया जाए एलिफेंटा प्रपात कहाँ पे है, एलिफेंटा प्रपात कहाँ पे है सर, एलिफेंटा, अरे याद होना चाहिए, जरूरी थोड़ी है कि इसमें दिखे तभी आप करेंगे। एलिफेंटा प्रपात, इसी तरह से कुछ प्रपात जैसे चुलिया जलप्रपात कई बार पूछा गया है। ठीक है, चुलिया हो गया, चचाई जलप्रपात है ये पूछा गया है, मंदार पुनासा जलप्रपात ये पूछा गया है। तो इस सारी पुनासा नदी पर ये है, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो जलप्रपात से संबंधित एक मैप दे रहा हूं आपके पीडीएफ में, आप इनके कुछ राज्यों को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें कुछ ऐसी समझाने वाली चीज नहीं है कि हम जलप्रपात आपको रटाएं एक एक करके। तो जलप्रपात जो आपको लगे महत्वपूर्ण, मतलब यदि कोई राज्य चर्चा में है, कोई नदी चर्चा में है, तो उस नदी पर कौन सा प्रपात है, कौन सा जलप्रपात है, वो आपको देख लेना है। ठीक है, तो आज की जो चर्चा थी झीलों से संबंधित चर्चा, नदियों से संदर्भित चर्चा, वो आपकी यहीं पे समाप्त होती है। लेकिन अभी आप कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जो आपको करने हैं, और अभी आपकी तैयारी कितनी है वो अभी यहीं से अभ्यास प्रश्नों से ही पता चल जाएगा कि कितनी चीजें आप यहां से आज लेकर जा रहे हैं। आज की कक्षा में कितनी चीजें लेकर जा रहे हैं वो आपकी जानकारी यहीं से हो जाएगी। चलिए इसको बताएं।
प्रश्न है तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। चलिए बताएं, इसमें से क्या पूछा गया? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से सही हैं, ये आपको बताने। इतना आसान सा है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं पढ़ने की जरूरत है? यदि आपको पता है, सिर्फ इतना पता है कि क्या तीस्ता नदी बंगाल की खाड़ी में स्वयं से जाके मिलती है? नहीं मिलती है, ब्रह्मपुत्रा में मिलती है लास्ट में, ठीक है। और अगर ब्रह्मपुत्रा में मिलती है, सिर्फ आपको इतना पता है कि तीस्ता नदी जो है डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती है, तुरंत आंसर निकल जाएगा। कैसे? तीसरा कथन क्या है? तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। ये गलत हुआ तीसरा, तुरंत आप उत्तर एलिमिनेट कर लीजिए। तीन कहाँ है? पहले में है, दूसरे में है, इसमें है, तो तुरंत तीन आंसर आपके बाहर हो गए। बचा क्या आपका? केवल दो। तो थोड़ा सा इस यूपीएससी के प्रश्न में जो भी इस तरह के प्रश्न आते हैं बहुत आसानी से निकल जाते हैं, यदि आपको किसी एक कथन के बारे में पता हो। यदि आपको इसके बारे में रंगीत नदी ना आपने सुना है ना मैंने पढ़ाया, ठीक है, तो इसमें अब यदि आप ये क्लेम करें कि भाई रंगीत नदी नहीं पढ़ाया गया, इस वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं प्रश्न, नहीं तो हम कर देते, तो गलत है। क्योंकि तीस्ता नदी आपको बताया गया अभी ब्रह्मपुत्रा के मैप में कि ब्रह्मपुत्रा में जाके मिल जाती है। तो एक विकल्प आपको पता है तो आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। और यदि आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे यूपीएससी का, तो कई सारे प्रश्न ऐसे हैं, जैसे डिजिट किसी में दे दिया, ठीक है, हमने डिजिट नहीं याद किया है, लेकिन उसी में कोई एक कथन ऐसा होता है, यदि हमें सिर्फ उसी के बारे में पता है तो आसानी से हम कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी योजना के बारे में, अलॉटमेंट के बारे में दे दिया, कितने करोड़ रुपए क्या दिए गए हैं कथन के रूप में, 2 बार से पूछा जा रहा है इस तरह का प्रश्न। और यदि आप उसको जाएंगे तो निश्चित रूप से कोई रट की योजना में कितना अलॉट हुआ है, कुछ प्रमुख योजनाएं होती हैं जिनको आप याद करते हैं, नहीं याद रखते हैं, तो कैसे निकलता है? जो अन्य कथन दिए होते हैं उनके आधार पे। चलिए इसको बताएं, सबको जवाब देना है। ये प्रश्न अगर आज गलत हुआ तो इसका मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा आपने, फिर बेकार है। चलिए बताएं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? भारत में हिमालय, ये हिमालय है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश मत पड़िएगा। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। उपयुक्त में से कौन से सही है? चलो बताएं। अब इलिमिनेट करिए। यदि आपको कोई एक कथन पता है, कुछ भी एक पता है, आपको कोई भी एक कथन पता है, उसी के आधार पे पहले आप देखिए कि क्या आपका उत्तर निकल रहा। जरूर 1 से 2 आंसर बाहर हो जाएंगे। यदि आपको एक कथन के बारे में पता है, क्या भारत में जो हिमालय है केवल 5 राज्यों में फैला है? ज्यादा में फैला है, क्योंकि हम पूर्वोत्तर भारत को जोड़ लेते हैं तो 5 से ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 से ज्यादा में फैला है, तो पहला तो आपका हो गया गलत। दूसरा कह रहा पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला है। क्या 5 राज्यों में ही फैला है? कौन कौन से राज्य आते हैं पश्चिमी? चलिए बता ही दीजिए, पढ़ लिए ना, 2 दिन से रट रहे हो पश्चिमी घाट, आज बताइए क्या ये कथन सत्य है या गलत है? ये सब गलत ही है सर। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग क्या करेंगे, कैसे काउंट करेंगे? गुजरात के बाद फिर देखेंगे महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, और गोवा के बाद केरल देख लेंगे, ठीक है। तो 5 देखेंगे, तमिलनाडु नहीं देखेंगे। लेकिन बार बार बताया गया कि तमिलनाडु में जाके मिलती हैं, तमिलनाडु में जाके मिलती हैं। आपको बताया नहीं क्या नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ पे हैं? सर यूटी मत जाओ ना, राज्य की बात हो। अगर यूटी की बात होती तो राज्य के बाद यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश अवश्य लिखा होता, ठीक है। अब इसमें तमिलनाडु को जोड़ना था। तमिलनाडु यदि आपने समझ लिया है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी पे आके मिलते हैं, तो नीलगिरी कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य में आप देखेंगे, तो इस आधार पे आपका ये गलत हो जाता है, क्योंकि पश्चिमी घाट तमिलनाडु को जोड़ लेंगे तो 6 राज्यों में विस्तारित है, ठीक है। इसके बाद है पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली है, सत्य है, अभी आपने देखा है, ठीक है। तो इसके आधार पे आप कर सकते हैं।
क्या चीज? इसमें आप देख रहे होंगे कि पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। ये आपका कथन सत्य है कि गलत? असत्य है। सत्य लग रहा है ये तो। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हैं। कोई विकल्प नहीं कर रहा है। 6 राज्यों में फैले हैं पश्चिमी घाट। कुल अगर 2 निकाल दीजिए, पहले 1 और 2 निकाल दीजिए। 1 और 2 आपका निकल गया, ठीक है। तो इसमें विकल्प में छोड़ दीजिएगा। विकल्प हमें समझने की जरूरत है, चीजों को समझने की जरूरत है, ठीक है, कि क्या सही है। विकल्प हो सकता है मैडम से गलत हो गया हो, ठीक है। इसमें बताएं, जैसे इतना याद रखना है, पश्चिमी घाट का विस्तार 6 राज्यों में है, हिमालय 5 से ज्यादा राज्यों में फैला है। इसको बताएं। ऑप्शन रॉन्ग है, जी हाँ, बी विकल्प। 2 3 4 1। चलिए, अष्टामुदी अभी आपने पढ़ा, अष्टामुदी वेम्बनाथ अभी आपने पढ़ा, केरल से संबंधित हो गया। तो अष्टामुदी सिर्फ पता है कि अष्टामुदी केरल में है, मतलब ए का हो गया दूसरा, कहीं दिया है और कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। विकल्प में क्या कहीं दिया है? ए का दूसरा, सिर्फ एक में दिया हुआ है। आप आंख मूंद के कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में यदि आपको जानकारी है, समय की भी बचत होती है। यदि आपको एक पे विश्वास है कि है, तो हमें आगे पढ़ने की क्या जरूरत है कि कौन सा विकल्प सही होगा, उस आधार पे आप कर सकते हो और इससे समय की भी बचत होती है। पुलिकट कहाँ पे देखने को मिलती है? यदि हम देखें, अभी हमने पढ़ा, ठीक है, तो इसमें पुलिकट, तो इसमें आंध्र नहीं दिया ना, आंध्र तमिलनाडु दोनों, तो इसमें तमिलनाडु दे दिया। रूपकुंड यदि हम बात करें, रूपकुंड यदि हम बात करें, उत्तराखंड देखने को मिलता है। और लास्ट वाला है सूरजकुंड। आपने देखा सूरजकुंड मेला लगता है, इतना प्रसिद्ध मेला है सूरजकुंड, ठीक है, तो आपका हरियाणा से संदर्भित हो गया। इसको बताएं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। मैंने बोला था कि इसको आपको याद करना है। अब आप बताएं, इसमें भी आप कर सकते हैं, सिर्फ एक को पकड़ लीजिएगा, आपका उत्तर निकल जाएगा। रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, चारों की बात हो रही है यहाँ पे। अब अगर नंदप्रयाग के बारे में देखना है, अलकनंदा नंदाकिनी, एक तो क्लियर है, अलकनंदा नंदाकिनी नाम से स्पष्ट है। तो बी का हो गया चौथा, बी का चौथा सिर्फ और सिर्फ एक में दिया हुआ है और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, आसानी से उत्तर निकल सकते हैं। ये हमने नहीं बनाए हैं, ये प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एलिमिनेट करना हमें सीखना होगा। जरूरी नहीं है कि सब पहले हम चारों का मिलान करने लगे। एक का हमें पता है, एक हमें जानकारी है, तुरंत पहले हम अपने उत्तर पे जाएंगे, उसके आधार पे हम अपने उत्तर का चुनाव करेंगे। जरूर 1 से 2 उत्तर बाहर होंगे, फिर जो बचते हैं अन्य कथनों के आधार पे हमें उसका उत्तर निकालना है। चलिए, इसको बताइएगा, इसको बताइए। यहाँ पे 2 सूची दी है, दोनों को मिलान करना है। काजीरंगा, कुद्रेमुख, साइलेंट वैली, पेंच घाटी, बताएं क्यों? अब इसमें काजीरंगा भी दे दिया होता असम, तो आसानी से कर देते। ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, बताएं। जवाब दीजिए। नहीं आ रहा। इसमें यदि आप देखें, चिकमंगलूर स्थान सुना है? किस राज्य में? केरल में पड़ता है। कॉफी उत्पादन का एक बहुत प्रमुख स्थान है चिकमंगलूर। अरेबिका कॉफी यहाँ से निकाली जाती है। बाबा बुदन अरेबिका कॉफी निकाली जाती है। तो कॉफी का जो स्थान है प्रमुख रूप से कर्नाटक है, ठीक है। तो चिकमंगलूर आपका हो गया कर्नाटक। कर्नाटक से संबंधित कोई स्थान इसमें कुद्रेमुख दिख रहा है, ठीक है, तो कुद्रेमुख हो गया चिकमंगलूर का। काजीरंगा, काजीरंगा गोलाघाट आपने नहीं सुना है? असम में इतना प्रसिद्ध स्थान है गोलाघाट, ठीक है, तो गोलाघाट हो गया काजीरंगा से संदर्भित। इसके बाद है साइलेंट वैली, आप रट चुके हो कि कहां से है, केरल में है। केरल में कौन सा घाट पड़ता है? बार बार आपने पढ़ा, थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट। पाल घाट आपका केरल में पड़ता है, तो साइलेंट वैली आपका हो गया पाल घाट से संदर्भित। और पेंच घाटी आपकी बची है, पेंच घाटी आपकी होगी। नहीं भी पता है तो भी आप नागपुर करेंगे, क्योंकि और बाकी के बारे में आपको जानकारी है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यदि आपके पाल घाट के बारे में पता है कि साइलेंट वैली पाल घाट से संदर्भित है, तो क्या उत्तर निकल रहा है? सी का दूसरा। तो आपके 2 विकल्प तो बाहर हो जा रहे हैं, इतना तो पता हो गया कि ए या बी में से आपका उत्तर होगा, ठीक है। इसके आधार पे कुद्रेमुख आप पढ़े हैं, बार बार पढ़ते हैं कुद्रेमुख के बारे में, तो आसानी से उत्तर आप कर सकते हैं। चले, इसको बताएं। अधोलिखित नदियों का पश्चिम से पूरब सही अनुक्रम क्या है?
पश्चिम से पूरब सही अनुक्रम क्या है? पश्चिम से पूर्व मतलब हरियाणा से बढ़िए पश्चिम बंगाल की तरफ, बताएं। गंगा गोमती गंगा गंगा नहीं है। गोमती नदी कहां पर मिलती है गंगा से? अभी आपने पढ़ा था, गाजीपुर में मिलती है। गाजीपुर में कहां पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दूसरी नदी दी है घाघरा। घाघरा कहां पे मिलती है गंगा से? बिहार में मिलती है, छपरा में मिलती है। ठीक है, तो पहले यूपी पड़ेगा फिर छपरा पड़ेगा। तो पहले क्या हो गया? गोमती हो गया, फिर घाघरा हो गया, गंगा तो है ही, लास्ट में गंडक। तो ए विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, इसको बताएं, इसका जवाब दीजिए। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण, नदियां मतलब आपको क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की यात्रा कर रहे हैं आप, उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक जा रहे हैं। तो उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक जाएंगे तो किस प्रकार से नदियां आए? कम से कम 3 तो आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। इनके बारे में यदि पता है जो प्रमुख हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है? सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है? इनमें से कौन सी नदी सबसे उत्तर में देखने को मिलती है? सुवर्ण रेखा मिलती है या महानदी मिलती है? सबसे पहले महानदी है सबसे पहले। फिर से देखिए मैप, सुवर्ण रेखा सबसे पहले आती है या महानदी सबसे पहले आती है? सबसे उत्तर में कौन सी नदी आपको देखने को मिलती है? सुवर्ण रेखा देखिए पहले कहां पे है। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी सुवर्ण रेखा। ठीक है, सबसे पहले आप सबसे उत्तर में देखने को मिलेगी सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा के बाद फिर मिलती है महानदी। महानदी के बाद फिर कौन सी आती है? गोदावरी। ठीक है, गोदावरी के बाद का क्रम आप जानते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग के 3 हमें पता है, सुवर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, तो हम आसानी से जवाब निकाल सकते हैं। तो इसीलिए क्रम बताया जाता है क्योंकि ये पहले की परीक्षाओं में पूछे गए हैं प्रश्न जो हैं। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न ये पूछे गए। इसको बताएं। निम्नलिखित, बहुत ही आसान है, गलत नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत एक ही स्थान पे है, लगभग समान है? बहुत ही आसान। अब इससे आसान प्रश्न तो कुछ हो ही नहीं सकता। इससे आसान प्रश्न तो कुछ हो ही नहीं सकता। चलें, बच्चे कौन से? अब इसमें आपको क्या देखना है? गंगा का उद्गम कहां से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से हो रहा है। सिंधु का कहां से हो रहा है? भारत में हो ही नहीं रहा। ठीक है मैम, तो इसमें से कौन सा? ये तो गलत हो गया। पास में क्या है आपका? ब्रह्मपुत्र और सिंधु। इनका जो उद्गम है ये कैलाश मानसरोवर के समीप से होता है। तो इसमें सी विकल्प आपका सही उत्तर है। इसमें क्या करना था? गंगा तो का उद्गम भारत में होता है तो ये तो बाहर हो गया। ठीक है, क्योंकि सिंध का उद्गम तो भारत में होता नहीं, ताप्ती व्यास हो नहीं सकता, ब्रह्मपुत्र गंगा हो नहीं सकता। तो इसमें एक ही विकल्प था, सी विकल्प। चलिए इसको बताएं। कावेरी नदी किन राज्यों से गुजरती है? अभी बताया गया आपको। कावेरी नदी, अभी आपने अपवाह तंत्र पढ़ा था, थोड़ा सा यदि आपको याद है तो आप कर सकते हैं। बताएं। कहां से निकलती है कावेरी नदी? किस राज्य से इसका उद्गम होता है? कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है? अभी आपने पढ़ा था, सारी चीजें सब भूल गए। देखो, ए विकल्प आ रहा है, बी विकल्प आ रहा है। कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है? सिर्फ इतना बता दीजिए, किस राज्य से होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। ब्रह्मगिरी किस राज्य में पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में पड़ती हैं? अभी आपने देखा था, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी किस राज्य में पड़ती है? कर्नाटक राज्य में पड़ती है सर। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। ठीक है, अब यही भूल जाते हैं कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ी किस राज्य में है, फिर कैसे काम चलेगा। ठीक है, चलिए, तो आज की जो चर्चा थी वो यहीं पे समाप्त होती है।
कल की कक्षा में हम द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे और द्वीपों के साथ साथ प्रयास करेंगे मानसून को समझने का प्रयास करेंगे प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से, ना कि मुख्य परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताया जाएगा, सिर्फ इतना मानसून का किस प्रकार से भारत भूमि में प्रवेश होता है, मतलब ITCZ क्या होता है, डोल ड्रम क्या होता है, कन्वेक्शनल करंट क्या होती हैं, ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं जो मानसून के जानकारी के लिए जरूरी है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चले तो आज की जो कक्षा है यहीं पे समाप्त होती है। यदि किसी को कोई समस्या है तो आप जो चैट बॉक्स है वहाँ पे लगे रहिएगा, सर देखते हैं फिर बताएंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।